दिक्कत है, सेना के हित में नहीं है। सेना का मोरल डाउन होगा, सेना में आपस में उलझने बढ़ जाएंगी। जो विश्व में डंका बज रहा है इंडियन आर्मी का, और अग्निवीर आने से ये बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। अच्छे अच्छे का कलेजा हिल जाता है जब जम्मू कश्मीर से ऊपर की तरफ जब पोस्टिंग आती है ना, तो अच्छा जो अपने आप को सूरवीर बोलता है ना, ये अग्निवीर क्या कर लेंगे वहाँ जाके। ये कहीं सेना में किसी भी योगदान में नहीं जाएंगे, ये ओनली चमचागिरी, घास कटिंग। उधम सिंह राठौड़ एक खिलाड़ी होने के साथ साथ वो एक सैनिक भी रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तो बीके सिंह उससे ज्यादा लालची कोई दुनिया में आर्मी ऑफिसर हो नहीं सकता है। आज जो लड़के फिजिकल निकाल रहे हैं बीआरओ पे या जहाँ भी भर्ती में, मैं उनके साथ चैलेंज के लिए तैयार हूँ। अगर मैं उनसे पीछे रहता हूँ तो मैं उनको 1 लाख रुपए इनाम में दूंगा, अगर मैं फिजिकल नहीं निकाल सकता। अग्निवीर को क्या दे देंगे जब यहाँ पे फौजी जो पहले से बैठे हुए 20-20 साल नौकरी करके उनका खत्म कर दिया, इनको क्या देगा वो। आगे आने वाले समय में दिक्कत उनको भी होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरेंगे ऑफिसर। उनके साथ ट्रेंड सोल्जर नहीं होगा तो मरना उनको भी पड़ेगा। चंबल की घाटी में टहलते हुए, मुरैना के गांव में घूमते हुए हम अग्निपथ योजना की कवरेज कर रहे थे। कवरेज उन युवाओं की बातों को कर रहे थे जो अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे या नाराज़ थे, और कई जगह इसके खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई। चंबल घाटी में टहलते टहलते हम पहुँचे, पहले मुरैना गए और मुरैना के गांव से होते हुए हम ग्वालियर आए। ग्वालियर में यहाँ पे सेना का बड़ा बेस है, सेना के बड़े कैंप हैं यहाँ पे, और बहुत सारे सैनिक यहाँ रहते हैं, बहुत सारे पूर्व सैनिक रहते हैं। चूँकि देश भर में हिंसक आंदोलन हो रहे थे तो इस वजह से हम उसकी कवरेज कर रहे थे। एक अहिंसक आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन ग्वालियर में हो रहा था, और वह आंदोलन कर रहे थे यहाँ रहने वाले पूर्व सैनिक जो सेना में सेवाएं देकर के रिटायर हुए, उसके बाद एक आंदोलन कर रहे थे। वो किस लिए आंदोलन कर रहे थे और वो सैनिक अभी अग्निपथ योजना के बारे में क्या सोचते हैं, जो पूर्व जवान हैं, जो लड़ कर आए हैं, कई सारे कॉम्बैट ऑपरेशन किए हैं, तो वो सारे जवान आज हमारे साथ यहाँ पे ग्वालियर में मौजूद हैं। और इनसे अभी हम बात करना चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनकी मांग क्या है, और बाकी जो है अग्निपथ योजना की क्या है वो उस पर भी इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा ब्रजेश कुमार त्यागी है। ब्रजेश कुमार। हाँ, मैं आरटी से रिटायर हूँ। तो मैं आरटी से कब ज्वाइन किया था आपने? आर्मी मैंने 94 में ज्वाइन किया था। मैं 94 अप्रैल में मैंने ज्वाइनिंग किया था, और 2021 में अप्रैल में मैं रिटायर हुआ हूँ। 21 अप्रैल में। तो इस दौरान तो आपने कई सारे ऑपरेशन किए। आरआर भी गया, सब जगह में गया, और लेह में भी गया, और आसाम में सीआई वगैरह सब मैंने काटा है। तो उसके बगैर उसमें क्या है कि सर, जो आपने अग्निपथ चलाया है, तो आप मेरे को एक बस सवाल चाहिए कि अगर मेरे को ट्रेनिंग 1 साल की किया है, तो उनको 6 महीने की क्यों ट्रेनिंग किया है? क्या मैं कमज़ोर था या वो कमज़ोर है? तो अब मैं 1 साल में सीख पाया, वो 6 महीने में क्या सीख पाएंगे? और नए लड़कों को ये अंधकार में डाल रहे हैं इनको, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग में कुछ आदमी नहीं सीखता। अमूमन आप देखिए, कोई भी कोर्स होता है, सिविल से लेकर या आर्मी के कोर्स हैं, तो जब जितना लॉन्ग आपको प्रैक्टिस करोगे उतना लॉन्ग आपको मजबूती मिलेगी। और उसमें आप ऑपरेशन हो या उसमें लड़ाई हो या कोई मतलब हाई शूट एरिया है, उस जगह के लिए आप फिट फॉर हो पाओगे। तो क्या लगता है कि ये उनको कम ट्रेनिंग मिलेगी तो कम तरीके से ट्रेंड होंगे? बिल्कुल ट्रेनिंग कम बिल्कुल होगा सर। अमूमन आप देखो, आप एक 10 दिन क्लास अटेंड करो, आप कोई भी बच्चा है 10 दिन आपको क्लास अटेंड करके आपको पेपर दिलाओगे तो क्या है, क्या रिजल्ट देगा? और अगर 1 साल अगर उसको अपना पूरा कोर्स तैयार करेगा तो वो क्या ट्रेनिंग करेगा, क्या मतलब रिजल्ट देगा? ट्रेनिंग कैसे होती, क्या होती, वो सारा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। अगर हम ये नहीं पूछेंगे आप कौन सी गन यूज़ करते थे या क्या, किस तरह की ट्रेनिंग होती है आर्मी की? आर्मी की सर फिजिकल ट्रेनिंग होती है, ट्रेड ट्रेनिंग होती है। तो ये लोग क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेड ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। अब ट्रेड ट्रेनिंग के लिए कौन गाड़ी चलाएगा, कौन गन चलाएगा, कौन कंप्यूटर चलाएगा, तो उसका कौन भुगतान नफरी कहाँ से आएगी उसके लिए? एक सरकार की तरफ से तो कहा गया कि वो इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, वॉशरमैन बनेंगे। 6 महीने में सब कुछ बना देंगे क्या?
सब कुछ 6 महीने में बन जाएगा। इलेक्ट्रिशियन भी बना दोगे, गन वाला भी बना दोगे, और फिजिकल फिटनेस भी बना दोगे, आर्म्स वगैरह चलाना सिखा दोगे उनको, सब कुछ 6 महीने के में अंदर आप कैसे सिखा सकते हो? आप बताओ। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अरविंद सिंह तोमर हूँ। यहाँ पे जो आंदोलन अभी चल रहा था अपना पूर्व सैनिकों का, जिसमें हमने करीबन 58 डेज आंदोलन किया है और अभी लगातार कंटिन्यूस है। हम जगह जगह पे अभी भी ज्ञापन भी दे रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो अग्निवीर के नाम से अभी जो सेना इस प्रपोजल को लाई है, तो यहाँ पे जहाँ तक मेरी दृष्टि में देखते हुए कि जो पूर्व सैनिकों को जो हमने देखा है और जो वहाँ पे भोगा है, तो 6 महीने के अंदर कोई भी भरपूर सैनिक, चाहे बेसिक ट्रेनिंग ले लो और या ट्रेड ट्रेनिंग में, कहीं भी वो सैनिक नहीं बन सकता है। 6 महीने के अंदर तो आदमी सिविल से जाने के बाद उसकी जो ड्रिल में वो वहाँ पे ढलता है, एक सांचे में ढलता है एक सैनिक बनने के लिए। वहाँ सिर्फ हथियार चलाना कुछ सीख लेता है और कुछ उसकी ड्रिल सीख लेता है कि हमें कैसे बड़ों को आदर करना है, सीनियरों को, और किस हिसाब से अपना जो ऑर्डर है वो फॉलो करना है, ड्यूटी कैसे दी जाती है। वो एक रिक्रूट होता है, सिविल से जाता है, वहाँ पे कई प्रकार के जो हथियार देखता है तो उसको ज्ञान होता है सिक्योरिटी के बारे में सारा कुछ। और ये ज्ञान मात्र 6 महीने में नहीं, ये हम लोगों को ज्ञान 3 साल में हो पाता है। जो बड़े सीनियर होते हैं, जो बड़े सुपरवाइज़र हैं, बड़े जो कंप्यूटर से लेकर टैंकों के बारे में, वेपन्स के बारे में उनको भरपूर ज्ञान है। वो हम लोगों को, हम भी गए थे फर्स्ट यूनिट, जैसे हमने सिकंदराबाद में ट्रेनिंग की थी, हमारी 1.5 साल की ट्रेनिंग होने के बाद जब मैं फर्स्ट यूनिट में गया था, तो वहाँ भी हमारे नए जो लड़के जाते थे, फिर यूनिटों में 3-3 महीने के जो सीओ होते हैं वो कोर्स चलाते हैं। मान लीजिए वेपन के बारे में हो गया, उसके बारे में हथियार हो गए, पूरे जितने भी टैंक हैं, गाड़ियों की ड्राइविंग है, और फिजिकल ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स भी उसमें चलाते हैं। स्पोर्ट्स इसलिए चलाते थे कि जो सेना के अंदर आक्रोश है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का आक्रोश है, वो बरकरार रहे। अब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि सरकार ने जो अग्निवीर पर अभी जो प्रपोजल निकाला है, तो मैं कैसे मान लूँ कि 6 महीने में वो एक सैनिक बन जाएगा? ये बिल्कुल निराधार गलत है। रही बात, आज प्रदेश सरकारें दावा कर रही हैं कि अग्निवीर जो रिटायरमेंट। अच्छा, एक उस पर आते हैं। एक बात है, आप कब तक थे सेना में? मैं सेना में 24 सितंबर 2001 को मैंने एनरोलमेंट किया था, भर्ती हुआ था। उसमें मैंने 18 साल के लगभग सर्विस दी और मैं 2019 में मार्च के महीने में रिटायर हुआ था। उसके बाद मैंने सेना में मैं पीस में भी रहा, मॉडिफाइड फील्ड भी हमने काटे, जैसे अपना राजस्थान काटा हमने, उधमपुर जैंड के काटा हमने। क्या होता है ये पीस में रिटायर के बाद? रिटायरमेंट बाद ये क्या है? रिटायरमेंट के बाद तो जैसे हम लोग पेंशन आते हैं रिटायरमेंट के बाद, लेकिन जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए आज किसी की यूनिट पीस में है और जो अग्निवीर गया पीस में, उसने 3 साल वहाँ पे टर्नओवर किया एक यूनिट में, और उसकी लेस देम उसके बाद पोस्टिंग आई उसकी सीधी ग्लेशियर में उस यूनिट की, और वो अग्निवीर व्यक्ति जो जाएगा वो वहाँ कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में रहेगा। एक तो उसको ये हो गया कि मुझे पेंशन नहीं मिलनी है, मैं क्यों वहाँ पे मरने जाऊँ। लास्ट जैसे उसकी 1 साल बची है, वो बोलेगा कि मैं तो रिटायर जाना है, मुझे मेरा तो समय ख़त्म हो रहा है, तो मैं क्यों ग्लेशियर काटूं। क्योंकि वहाँ पे वास्तविकता ये है कि सेना का जो असली रूप है वहाँ देखने को मिलता है श्रीनगर में, ग्लेशियर में, जो वहाँ ऑपरेशन चलते हैं 24 घंटे। जो जवान है अपनी जो मौत है वो हथेली पे लेके चलते हैं। एक मेरे सामने का दृश्य था कि मेजर साहब थे, उनका बदली आ चुका था और वो जाने वाले थे, और वहीं पे छोटी सी एक ऑपरेशन थी कि मैं अभी QRT घूम के आता हूँ, और लास्ट में वो मेजर साहब वहीं पे उनको शहीद हुए थे। वो तो आतंकियों से मुठभेड़ थी। हाँ, आतंकियों से वो पता नहीं चला ना, उनकी बदली भी आ गई थी, और वो दृश्य हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, ये सेना के कतई हित में नहीं है। ये अग्निवीर 6 महीने के अंदर में कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकता है, और आज सरकारें ये बोल रही हैं। तो अभी हमने 58 दिन आंदोलन किया है शांतिपूर्वक, बिल्कुल। किस बात का आंदोलन किया बताइए? हमने जो 10%। अच्छा, एक चीज़ उस आंदोलन पे आते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि उसको लगेगा कि 1 साल बचा हुआ है तो हम क्यों जाएं मरने के लिए, तो वो ये भी तो उसके अंदर हो सकता है कि वो जो एक सेलेक्ट होगा वो मैं हो जाऊंगा,
मैं वहाँ जाऊँगा। नहीं, लेकिन ऐसा होता है भाई साहब, आप इस बात को आप मानिए और ये पूरा देश जानता है। क्योंकि देखिए हम वो चीज़ नहीं समझ सकते जो आप बेहतर समझेंगे, आपने वो किया है, इसलिए आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये कहा है इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं 10 व्यक्ति बैठे हैं और जो भर्ती हो गए जिस दिन जाता है उसका मेंटली और फिजिकली बिल्कुल उसकी उस दिन से देशभक्ति उमड़ के रहती है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे सोल्जर का फुल फॉर्म होता है कि सोल्जर एक स्मार्ट सोल्जर का फुल फॉर्म है स्मार्ट, ठीक है, ओबिडेंटली, एफिशिएंसी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। तो सोल्जर के अंदर जिम्मेदारी, वफादारी और देशभक्ति ये कूट कूट के भरी जाती है एक साल के अंदर। वो अपने किसी भी नज़दीकी रिलेशन में, भाई बंधु में, सब जितने मोह माया को त्याग करके एक देशभक्ति करता है। और मुझे नहीं लगता है कि जो 6 महीने वाला जो ट्रेनिंग जाएगा और जो 4 साल उसको पहले से ही पता है कि मुझे वापस आना है सेना से, वो एक दिल खोल के देशभक्ति का जज्बा वहाँ पे जाहिर कर पाएगा, ये मुझे इसमें संदेह का घेरा लगता है। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हम जो अपने कीमती समय निकाल के और सेना का जो योगदान, अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक निजी स्वार्थ भी रहता है। क्या होता है उस वक्त? निजी स्वार्थ ये रहता है कहीं ना कहीं, हमें ये है कि आज हम सेना की देशभक्ति और देश के लिए मर मिटते हैं तो हमारा परिवार कहीं ना कहीं सरकार या जो भी बैठे हुए सेना के जो अधिकारी हैं वो हमारे परिवार को देखेंगे। लेकिन आज जो अग्निवीर जाएगा, यदि वो किसी का न होता है या उसके शादी हो चुकी होती है तो उसके बीवी बच्चों की पेंशन तो होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये रहता था कि आज जब हम रिटायर होके जाएंगे 20-25 साल यदि जीवित घर पे पहुंच गए तो कम से कम हमें सेना पेंशन तो देगी। लेकिन आज तो वो भी सरकार ने हक छीन लिया और प्रदेश सरकारें ये कह रही हैं कि हम आपको 10% उसमें प्राथमिकता देंगे। आज पूर्व सैनिक ग्वालियर चंबल संभाग ने, संगठन ने बिल्कुल 2 महीने तक आंदोलन किया कंटिन्यूअस। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े आए हमारे पास और आश्वासन दे के गए कि हम आपको देंगे रिजर्वेशन, और आज तक हमको नहीं दिया। जो हम ट्रेंड सोल्जर बैठे हैं, किस चीज़ में रिजर्वेशन? जो अभी एमपी पुलिस भर्ती हुई थी, पूरा बताइए पूरा। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें हमारी 600 वैकेंसी रिजर्व थी। अच्छा। हाँ, और गजट प्रक्रिया 21 अप्रैल 1999 के तहत ये पूर्व सैनिकों को महामहिम राज्यपाल के द्वारा गजट में पारित किया गया था और हमारी जो सीट हैं वो 10% आरक्षित हैं। और इन लोगों ने नोटिफिकेशन में भी दिया था पुलिस का भर्ती जो सूचना देने से पहले, उसमें इनने क्लियर किया था कि आपको 600 वैकेंसी हैं और आपको उसमें 600 आपके जवान भर्ती होंगे। उसके बाद इनने क्या प्रक्रिया की और एक भी जवान पूरे मध्य प्रदेश से 10% आरक्षण में नहीं लिया गया। और हम ट्रेंड सोल्जर थे पुलिस में, यदि हम आर्म्स के बारे में हमें ज्ञान है, हथियार से लेके अब कितने प्रकार का आमुनेशन होता है मुझे वो ज्ञान है, उसके बाद कानून के बारे में ज्ञान है। हम लोगों को सब चीज़ होते हुए तभी तो आगे जो बैठे थे उन्होंने ये 10% आरक्षण किया था और आज मध्य प्रदेश सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया। तो मैं आरक्षण तो है ना आपका? अभी इस भर्ती में ख़त्म कर दिया है। इस भर्ती में किसी भी पूर्व सैनिक को मध्य प्रदेश में एक भी पूर्व सैनिक को नहीं लिया गया। नहीं, ये कहा जा रहा था कि 600 लोगों का कोटा था, सिर्फ 6 लोगों का हुआ। नहीं, वो 6 लोग जो हुए हैं वो 10% आरक्षण में नहीं हुए हैं, वो जनरल कैटेगरी को फाइट करके गए हैं, तब वो 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन हुआ है। वो ऑलरेडी वो जनरल को फाइट करके गए हैं, वो एक सिविलियन के तौर पे उनको सिलेक्शन किया गया है। क्योंकि जो हमको 10% आरक्षण में तो एक भी पूर्व सैनिक लिया ही नहीं गया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी फौज में रहे, आपका क्या नाम है? यदुवीर सिंह भदौरिया। यदुवीर जी, जैसे कह रहे हैं तोमर साहब कि यहाँ पे आरक्षण नहीं मिला और इससे पहले भी भर्तियाँ आई होंगी, तो उनमें मिला था? बिल्कुल उसमें मिला था, 2016 में जो हुई थी उसमें मिला था 10% आरक्षण। सभी में मिलता है। तो अभी जैसे देखिए, जब अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ तो सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे जिन्होंने कहा कि हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन ये पूर्व सैनिक एक सच्चाई बता रहे हैं कि इनको जो प्राथमिकता देने की बात थी उसी प्राथमिकता को नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ?
वो मतलब पहले उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था कि आपको 10% आरक्षण मिलेगा। उसके तहत हम लोगों ने अपने फॉर्म डाले थे, लेकिन उन फॉर्मों के डालने के बाद में जो हमें फिजिकल के लिए बुलाना था उसमें हमारा कोई आरक्षण मिला ही नहीं, एक भी कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ। जो आरक्षण के तहत होना था वो एक भी नहीं हुआ। तो आप लोग ये आप कुछ कागज़ लिए बैठे हुए हैं, ये क्या है? सर जी वो हम आंदोलन दिखाना मोहन। हाँ, 3 अप्रैल ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 2020 में पूर्व सैनिक का 10% हॉरिजॉन्टल कंपाउंड आरक्षण, या आपने एक ज्ञापन तैयार कर रखा है? ज्ञापन दिया था मैंने। हाँ, और ये किस किस को दिया है सर इसका भी डिटेल में दूंगा, पर मैं बताना भी चाहता हूँ, जो बताऊंगा वो भी ऑन पेपर है। अच्छा, अब आप जरा बताइए इसको हमको थोड़ा अच्छे से। ये मध्य प्रदेश सरकार ने जब हमको आरक्षण देना ही नहीं था तो 25.5 लाख हमारे पूर्व सैनिकों से फॉर्म भरने के लिए क्यों लिए? मैं पैसे दिए आप? क्यों पैसे? हमारे जो फॉर्म हमने डाला उसमें हमारा पैसा वेस्ट नहीं हुआ। एक फॉर्म में 500-700 रुपया हमारा वेस्ट हुआ, तो 900 रुपया हमारा वेस्ट हुआ उसमें। तो ये प्रदेश सरकार ने पहले नोटिफिकेशन में दे दिया था कि हम आपको पूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण देंगे, और उसके बाद नहीं दिया। तो हमारे जो 2500 सैनिकों ने जो फॉर्म उसमें डाले थे 700 रुपये पर हेड के हिसाब से गया था, तो वो पैसा कहाँ गया हमारा? ये तो हमको गुमराह किया गया ना, एक तरह से हमारे साथ धोखा किया गया। शिवराज सिंह ने हमारे को आश्वासन भी दिया, उस आश्वासन शिवराज सिंह चौहान ने, सीएम साहब ने आश्वासन दिया, उसके बाद भी हमारा कोटा बहाल नहीं किया गया इन्होंने। तो आप लोग मिले थे क्या सीएम? हाँ, सीएम यहाँ सीएम साहब भी आए थे, केंद्रीय मंत्री भी नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आए थे, और तो यहाँ आपके इलाके के मुरैना के मंत्री भी आए थे यहाँ। और मैं सर ये आप इससे पहले बताना भी चाहूँगा कि 25 मार्च को माननीय केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया है। 28 मार्च माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को जिलाधीश महोदय द्वारा ग्वालियर ज्ञापन दिया। 4 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुन्ना लाल गोयल जी को धरना स्थल फूलबाग पे चौराहे पे दिया। 9 अप्रैल 2022 को दोबारा माननीय केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया, जो कि रेलवे स्टेशन ग्वालियर पर दौरे के दौरान आए हुए थे। 14 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर को ग्वालियर दौरे के दौरान दिया। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड डायरेक्टर मलय श्रीवास्तव जी को ग्वालियर दौरे के दौरान दिया। कैबिनेट मंत्री OPS भदौरिया जी को ज्ञापन दिया। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट जी को एयरपोर्ट स्टेशन ग्वालियर दौरे के दौरान दिया उनके। 3 मई 2022 को दोबारा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को ग्वालियर दौरे के दौरान दिया। पिछले आश्वासन दिया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कि हमारा धरना आप इसको अभी थोड़ा क्लोज करें तो हम आपको जो आपका जो 10% आरक्षण है वो दिलवाएंगे। और शिवराज सिंह चौहान जी से मैं खुद मिला था, और ये हमको ये अपना एयरपोर्ट ग्वालियर पे हमको बिल्कुल बता के गए थे, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि हम आपको 10% आपका जो पिछला है उसी हिसाब से देंगे। लेकिन आज तक हमको इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी। अपर सचिव जो भोपाल में उनसे राजेश रजौरा जी से मिला था, उन्होंने भी यही बात कही कि नहीं आपका जायज़ है मांग और इसको हम कर रहे हैं और करेंगे। लास्ट में हम लोगों ने त्रस्त होके फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, और जो हमारा केस चल रहा है शायद कल या परसों में उसकी सुनवाई है। अच्छा, एक वीडियो आया था आप लोगों का सामने, आप लोग तिरंगा लेकर के बाइक रैली निकाले थे। जी सर। ये सारे ज्ञापन देने के बाद? नहीं, ज्ञापन के दौरान उससे पहले भी रैली के से पहले भी दिए थे कुछ, और जब हमारी नहीं सुनी गई तो हमने रैलियाँ भी निकाली अपने सख्त। इसमें सर ये मैं संदेश देना चाहता हूँ आज के युवाओं को भी। 3 अप्रैल 2022 से 58 दिन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए पूर्व सैनिकों द्वारा किसी भी प्रकार की सरकारी अथवा गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ना ही जनता जनार्दन को किसी भी प्रकार की परेशानी आने दी गई। चाहे पूर्व सैनिकों द्वारा कितनी भी बड़ी रैली या फ्लैग मार्च निकाले गए हों जिसमें हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हों, लेकिन जनता जनार्दन के अधिकारों का ध्यान रखा गया। और सर मैं ये बात थी हमारे आंदोलन की। अब मैं आपको और जो हमारे साथियों ने जो बताया उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, और कुछ उसमें और जोड़ते हुए आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी दूर हमारी ये आवाज़ सुनने के लिए यहाँ तक पहुँचे। हमारा काम मतलब ऐसा ही है कि हमको सुनना। सर मैं यहाँ से हूँ मुरैना क्षेत्र से, जहाँ से हमारा जब हमारी स्कूलिंग होती है 8वीं क्लास से हमारे पेरेंट्स द्वारा हमें बता दिया जाता है कि आप अच्छी ढंग से पढ़ाई करें और अपने फिजिकल को भी मेंटेन अभी से करें, क्योंकि उनको हमारे पेरेंट्स को हमारे परिवार वालों को ये पता होता है कि इन्फेंट्री या सोल्जर्स बनोगे आप या सेना की दूसरी कोरों में जाओगे तो वहाँ बहुत ही टफ पर्सन की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति देश की सेवा नहीं कर सकता। तो हम लोगों की तैयारी 8वीं क्लास जब हम स्कूल में तैयारी कर रहे होते हैं जब से ही शुरू हो जाती है फिजिकली।
आज मैं ये जब हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब 17.5 साल के होते हैं तब हम जाके उसमें बड़ा उच्च प्रदर्शन करके सेना में भर्ती होते हैं। ऐसे ही हमें निकल लिया जाता नॉर्मल भर्ती, क्यों वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, उनमें वहाँ से हम अलग निकल के जाते हैं मुरैना से लोग। तो आज ये लोग अगर 4 साल की भर्ती हमें पता होता पहले कि हमें 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, तो हम 8वीं क्लास से क्यों करेंगे तैयारी, या हम एनसीसी में क्यों जाएंगे। आज युवा जो भी पढ़ते पढ़ते अपनी एनसीसी सर्टिफिकेट, कोई बोलता है ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट की लड़ाई लड़ता है। रही बात है भर्ती चयन प्रक्रिया की, तो कोई जाएगा नहीं, उसके लिए तैयारी नहीं करेगा इतने 4-4-5 सालों के लिए। अगर 4 साल की जॉब मिलेगा उसको, अगर आप चलो भर्ती भी जो हो जाते हैं, मैं पहुंच गया, जो अगर नई क्वालिटी के नहीं मिलेंगे, जैसे मिलेंगे उनको भर्ती किया जाएगा, जो उनकी प्रक्रिया है उसको थोड़ा कम किया जाएगा। अगर फिर अब रही सिखलाई की बात, मैं आपको सर दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक 6 महीने में सोल्जर नहीं बन सकता। आज बड़े बड़े अधिकारी हमारे रिटायरमेंट जनरल साहब और जो सेना के अभी जो वर्तमान में सरकार सेना में बैठे हुए हैं अधिकारी साहब, वो सब लोग बोल रहे हैं कि एक देश का सैनिक सोल्जर्स कभी ये गाड़ी नहीं जला सकता, कभी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी बात से मैं सहमत हूँ, नहीं कर सकता। लेकिन श्रीमान ये सोल्जर वो हैं जो आपने बिल्कुल अच्छी तरह ट्रेंड कर दिए हैं, जो 17 साल 20 साल या 25 साल में हो पाए हैं। जब हमारा जो हम 4 साल की नौकरी हमने कर रखी थी ना, जब हमारी 4 साल की थी, जब हम इतने ट्रेंड नहीं थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था 4 साल में। और मैं एक इन्फेंट्री सोल्जर हूँ, मैं राजपुताना राइफल से बिलोंग करता हूँ, जिसका देख में डंका बजता है जिस सेना का, चाहे हम LAC पे हों चाहे LC पे हों। अब ये ऐसे संवेदनशील इलाकों का हम नाम नहीं ले सकते सिक्योरिटी के लिहाज से पर्सनल कि नहीं, और चाहे हम IB पे हों या पीस एरिया में हों या ऑपरेशनल एरिया में CI में हों, कहीं भी। तो सर वहाँ पर जो हमारे 4 साल या 5 साल के जवान होते हैं, उनको हम पीछे रखना पड़ता है हमें पोस्ट। अच्छा, उनको हम उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते किसी पोस्ट को। जहाँ संवेदनशील एरिया है वहाँ 10 साल से ऊपर वाला सिपाही या कोई ओहदेदारी रहेगा। अगर वहाँ ऐसा हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूटी का बंटवारा होता है, तो एक समय में सीनियर की ड्यूटी होती है, एक समय में जूनियर की ड्यूटी। सर मैं बिल्कुल एक्चुअल तथ्य पे बात कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की। तो जो जूनियर लड़का ड्यूटी के दौरान उसका टर्न होता है, जब भी वो सीनियर सिपाही सो रहा होता है, उसको नींद नहीं आती कि नया जवान है, इसकी 4 या 5 साल सर्विस है, इसको इतना ज्ञान नहीं है, उसका ध्यान रखना होता है। सर आप 4 साल की ट्रेंड से कैसे, पता नहीं क्या, हमें पता नहीं चलता कहाँ से फीडबैक जा रहा है। मैं इसको बिल्कुल मतलब ग्राउंड में मैं किया हुआ हूँ 17 साल, इसलिए मुझे लग रहा है कि इन्फेंट्री का सोल्जर हूँ मैं हर जगह रहा हूँ, बिल्कुल आमने सामने पोस्टों की मैंने ड्यूटी दी हुई है। और चाहे चाइना बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, या हम अपने मध्यस्थ में कहीं रहे हों, हर जगह सेना की बड़ी एक जिम्मेदारी होती है और बहुत उससे रखा जाता है। मुझे सर इसकी स्कीम से मुझे नहीं लग रहा कुछ इसमें अच्छा है। जो आपने जनरल पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? बिल्कुल सर देखी है मैंने, मैं सहमत हूँ जनरल पुरी साहब से। जनरल पुरी साहब जो बोल रहे हैं मैं सहमत हूँ जनरल पुरी साहब की, और बहुत ज़्यादा जनरल साहब से हम फॉलो कर रहे हैं उस दिन से। सर मैं खुद अचंभित हूँ कि ये कौन पॉलिसी बनाता है कि तो उन्होंने तो कहा कि ये योजना बहुत अच्छी है और युवाओं को जो है इसमें आना चाहिए। मैं करेक्शन करना चाहूँगा, जनरल पुरी की साहब का मैं वीडियो देखा, उससे सहमत हूँ। जनरल DD बख्शी साहब की मैं सहमत हूँ, बख्शी साहब से। नहीं, जो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तीनों सेना के बड़े अधिकारियों ने आकर के बोला कि पहली चीज़ तो बोला कि जो हिंसा करेंगे उनको नहीं लेंगे हम। दूसरी चीज़ कि ये जो है सेना को यंग एज रखने के लिए, मतलब सेना की औसत आयु कम हो जाए और जवान यंग रहें आगे चल के, इसलिए ऐसा किया। आप एक बात बताइए कि 45 ईयर्स में प्रत्येक व्यक्ति जवान ही रहता है, ये कैसे वो बोल रहे हैं कि नहीं जवान नहीं होता है। 45 आज हम लोग रिटायर होके बैठे, मान ले 38 39 है, मुझे दौड़ा दीजिए आज, मैं उस फिजिकल को निकाल के आज बताऊंगा मैं। ये कैसे बोल सकते हैं कि जवान नहीं है? से सोल्जर से बात करो, आप देखना सर। ये सर बताइए। एक सूबेदार से रिटायर है। 47 ईयर है एज हो गई मेरी। मैं आर्मेड से बिलोंग करता हूँ, नायब रसलदार राम अवतार सिंह। आज जो लड़के फिजिकल निकाल रहे हैं BRO पे या जहाँ भी भर्ती में, मैं उनके साथ चैलेंज के लिए तैयार हूँ। अगर मैं उनसे पीछे रहता हूँ तो मैं उनको 1 लाख रुपए इनाम में दूंगा। अगर मैं फिजिकल नहीं निकाल सकता तो कोई बुढ़ा नहीं होता, 45-47 साल का आदमी। और नहीं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आप देखिए कि हेल्थ इश्यूज होते हैं और वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेते हैं। इसमें पता है अभी एक चीज़ है, जो 25% रख रहे हैं वो किस बेस पर रख रहे हैं? आप तो न्यूज़ वाले हो, आपको पता होगा किस आधार पर वो सिलेक्ट कर रहे हैं 25% को, आप बताइए मेरे को। ये तो आप बताएंगे भी तो। नहीं, आप सुन रहे हो तो कुछ उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला 25% को हम रखेंगे। वो 25% पता है किसको रखेंगे? और अधिकारी इसको बहुत अच्छा बताएंगे। वो रखेंगे जो बंगले पे हेल्पर चाहिए, उनको रखेंगे। 10% हमेशा 100 में से 10% हमेशा हेल्पर चाहिए। उनकी छुट्टी कटाने के लिए 10% और चाहिए,
वो छुट्टी आएंगे 10% और चाहिए, 25% रहेंगे, इसीलिए वो रख रहे हैं। बाकी या तो कोई परीक्षा होनी चाहिए थी, तमाम को निकाल के एक साथ परीक्षा होनी चाहिए, उसमें से छांट लें 25%, या कोई फिजिकल टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि भाई ये रहेंगे। अब किस बेस पर रख रहे हैं 25% को, तो ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं मतलब जो मुझे कल मैं वहाँ पे था भरतपुर में, तो वहाँ गांव के कुछ लड़के कह रहे थे कि आप जैसी बात करेंगे, वो कह रहे थे कि जो चापलूसी करेगा उसको रखेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, चापलूसी और हेल्परी में फ़र्क क्या है? वही चापलूसी है, जो चमचे होंगे। और रात ट्रेनिंग का सवाल, तो भिंड मुरैना ऐसा क्षेत्र है, यहाँ का अनट्रेंड सोल्जर भी सीधा गोली मारता है, आपने देखा होगा हैं, वो तो बिना ट्रेनिंग के भी चलता है सर। लेकिन सेना में चापलूसी बढ़ेगी, कई चीज़ें होंगी, और मेरी तो ये समझ से बाहर है ये कहानी है क्या। अब सरकार ने सोचा है तो क्या सोचा है, वो अपना उनका डिसीजन है, ना तो हम बदलने वाले हैं ना आप हो। क्यों सारे अधिकारी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है और लागू होगा, जो करेगा आग लगाओगे, जो भी उपदंड करोगे, उपद्रव करोगे, उसको दंड मिलेगा। खैर सरकारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन अब सरकार किस तरीके से उनकी बात सुनेगी वो अलग मैटर है। जी मैं ये जोड़ना चाहता हूँ इसमें कुछ कि पूर्व सैनिक संगठन ग्वालियर चंबल संभाग से हम लोग हैं। मैं अपने देश के युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक तो आप आत्महत्या ना करें, दूसरा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये प्रोटेस्ट आप शांतिपूर्वक करें, अहिंसा किसी समाधान नहीं कर सकती, अहिंसा किसी चीज़ का। आप अहिंसा चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए इसमें। आप अहिंसा पूर्वक करें, शांतिपूर्वक करें, जो भी अपनी आवाज़ को, अहिंसा में वो ताकत है, वो हिंसा उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में है तो आप प्रोटेस्ट करने का आपको पूरा राइट है। आपको किसी भी गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकती है। आप रैलियां कर सकते हो, आप काले झंडे दिखा सकते हो, आप मुंह पे पट्टी बांध के प्रदर्शन कर सकते हो। तो युवाओं को तो मैं यही बताना चाहूँगा, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन सरकारी संपत्ति को आप किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाओगे, ये लोग अनसेसरी FIR करेंगे, आपका भविष्य बर्बाद कर देंगे। और तानाशाही सरकार हो गई है, इस प्रकार से जो है आम आदमी की बात सुनी नहीं जा रही है। अग्नि जो वीर इनने जो भर्ती प्रपोजल लाए थे, क्या सैनिकों के जो पूर्व सैनिक रिटायर थे, जो सोल्जर, उनको क्या बुलाया क्या डिबेट में? या जो JCO साहिबान थे, या एक जो सूबेदार मेजर जो रिटायर होकर जाता है, जो 32 साल नौकरी करता है, उसको डिबेट में बुलाया क्या? आपने डिबेट की किससे? किससे डिबेट की आपने? या जो सोल्जर जो 18 साल नौकरी कर रहा है, जो सर्विस के दौरान है अभी, या जो रिटायर पूर्व सैनिक है, उनको डिबेट में बुलाते आप? या जो 32 साल नौकरी किया है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, उसको बुलाते? वो सेना को एक नीचे से छान छान के तब वो सूबेदार मेजर बनता है, उसको प्रत्येक सेना की गतिविधि के बारे में पता रहता है, तब वो एक सूबेदार मेजर बनता है। वो एक यूनिट का बाप कहा जाता है। जो रेजिमेंटों में एक सूबेदार मेजर को, उसको जो भी है माई बाप यूनिट का, उसको कहा जाता है। और उनसे पूछताछ नहीं की गई, जो सैनिक हैं उनसे पूछा नहीं गया। यदि कोई ऑफिसर्स हैं माल चार, आपने देखा कि बहुत सारे पूर्व जनरल जो हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और होना चाहिए ऐसा। ये जितने भी पूर्व जनरल हैं उनके पास मैं बता दूं, एक जनरल के पास 50 आदमी उसके घर पे बैठा रहता है। कोई उसका कुत्ता घुमाने के लिए बैठा है, कोई झाड़ू पोछा लगाने के लिए बैठा है, कोई 3 ड्राइवर बैठे हैं। एक मैं खुद ड्राइवर ट्रेस्ट हूँ। एक CO होता है, 4 जवान को लेके रखता है, 2 उसके DR रहते हैं, 2 उसके जिप्सी ड्राइवर, एक मैडम के 4 हेल्पर रहते हैं। आधी फौज तो इसी में इंगेज बैठी है। फौज को ये जितने अग्निवीर जा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट यहाँ से बता दूं, ये कहीं सेना में किसी भी योगदान में नहीं जाएंगे। ये ओनली चमचागिरी, घास कटिंग, ठीक है, और जो हेल्परी वो करेंगे जाके, बाकी सेना का कतई योगदान नहीं देंगे। इसीलिए सारे ऑफिसर इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी जवान होगा, सूबेदार मेजर तक होगा, इसका कतई सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा इंडियन आर्मी की तरफ से। मैं पूर्व सैनिक संगठन को यहाँ पे हमारे जितने भी लोग हैं इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे इसमें जो जितने भी हैं वरिष्ठ हैं, इसमें हमारे 2500 लोग जुड़े हैं पूर्व सैनिक संगठन ग्वालियर चंबल संभाग में, और हमारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये कतई सेना के हित में नहीं है। सेना का मोरल डाउन होगा, सेना में आपस में उलझनें बढ़ जाएंगी, फिक्सिंगबाजी होगी, चमचागिरी हो जाएगी, और करप्शन बढ़ जाएगा। ये सेना के कतई हित में नहीं है। बातें कर रही है कि हम नौकरी देंगे, तो नौकरी तो देख लिया आपने,
10% जो था वो दिया नहीं, इनको कहाँ से देंगे। और शांति से आंदोलन किया 60 दिन, उसका नतीजा भी हमने देख लिया। हैं? जी सर बताइए। पूर्व सैनिक रामवीर सिंह तोमर। मैं मामा से ये पूछना चाहता हूँ, पूर्व सैनिकों का 10% जो आरक्षण था उसको ख़त्म कर रहे हो, अग्निवीरों का वो ऐलान कर रहे, ये क्या है? ये तो झूठ बोलना है। पूर्व सैनिकों का जो पहले 10% आरक्षण था उसको ख़त्म कर रहे, उसको ना वो कर दिया, और अग्निवीर के लिए वो बोल रहे हैं कि हम उनको देंगे, पहले से ही घोषणा कर रहे हैं। ये क्या है? ऐसा तो नहीं कि आप लोग का खत्म करके उधर बढ़ा दिया है। अब ये तो पहले से ही खत्म कर दिया है, पॉलिसी भी नहीं। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके लिए जो जिंदे हैं उनका खाना पहले से छीन लो। बोला बच्चा पैदा होगा 2 साल बाद, बोला आप लोग भूखे रहो, उसके लिए रखना है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे आप भी? मैं भी एक रिटायर फौजी हूँ। आप कहाँ थे? मैं ईएमए में था। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर आप भर्ती करोगे, चलो ठीक है, अग्निवीर बनाने के लिए आप 6 महीने में अग्निवीर बना दोगे, अग्निवीर बन जाएगा, उस टाइप का ही अग्निवीर बनेगा जिस टाइप का मतलब ट्रेनिंग मिलेगी। और पहली बात तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो सरकार है हमारी, यहाँ पे हमें 10% आरक्षण मिलता था। हम आर्मी से रिटायर होके आते थे, हम सोचते थे कि अभी हमने 17-18 साल 20 साल नौकरी करके बॉर्डर पर रह गए, अब हम अपने रिटायर होके आए हैं तो यहाँ पे हमें कोई जॉब मिलेगी। यहाँ पे हमें प्रदेश सरकार 10% आरक्षण देती थी। अभी हमारी जो पुलिस भर्ती हुई थी इसमें हमारा 10% आरक्षण इन्होंने ख़त्म कर दिया, और बिना कुछ सूचना के, कुछ मतलब कोई बताया नहीं, और फॉर्म डाले, सब कुछ डाला, और हमने टेस्ट भी दिया। टेस्ट के बाद नंबर भी हमारे आ गए। नंबर आने के बाद देखते हैं कि अब वो जनरल कोटे के हिसाब से तो नंबर हमारे नहीं आ पाए, क्योंकि हम 20 साल से पढ़ाई छोड़े बैठे हुए हैं। हमें एक मतलब 10% का कोटा मिलता था, उस हिसाब के हमारे नंबर थे। लेकिन हमने चेक किया तो हमारा मतलब जितने भी बंदे थे, हमने एक दूसरे से फ़ोन करके कोऑर्डिनेट किया तो पता लगा कि मतलब किसी का नहीं हुआ। तो हमें मतलब क्लियर हो गया कि मतलब हमारा क्या हो गया है। तो हमने सब जगह पता किया, इसके बारे में बात की, तो पता लगा कि इन्होंने हमारा 10% आरक्षण कर दिया। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा तब तक आरक्षण था? तब तक आरक्षण था, सब कुछ था। इससे पहले 2020 में ही इसकी अपना जेल पे रह रही की मतलब आई थी वैकेंसी, उसमें हमें 7 वैकेंसी थी, 7 वैकेंसी मिली। जो भी मतलब थी 200 कुछ वैकेंसी थी, उसमें हमारा जो 10% आरक्षण था वो हमें मिला। उससे पहले भी मिला, सब कुछ मिला। ये जो भर्ती हमारी कराई गई इसमें हमारा 10% आरक्षण इन्होंने ख़त्म कर दिया और इसके लिए हमने मतलब फिर हमने जब जानकारी, वैसे जानकारी नहीं होती, क्योंकि अगर खाने वाले होते 10-10 लाख में इन्होंने बेच बाच के सीटें खा गए जो भी है, और मतलब हम उसके चक्कर में रहे। तो इन्होंने हमारा मतलब हमें पता लग गया तो कि हम सारे फौजी एक दूसरे कोऑर्डिनेट होते हैं, पता लग गया कि मतलब इन्होंने हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया। फिर इन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया, हमने एक मतलब वो बनाई, और हमने कम से कम 2 महीने ये प्रोटेस्ट किया यहाँ पे गोले मंदिर पे। और हमारे पास बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, सब कुछ इस एरिया के जितने भी नेता हैं ना, हमने सबके पास हाथ जोड़ के विनती कर ली, सबके पास सब कुछ कर लिया, और सारा कुछ करके आज तक वो आरक्षण हमारा अभी बहाल नहीं किया। हमने कोर्ट में लगाया, कोर्ट भी अभी तक क्लियर नहीं करा पाया, और कम से कम 2-3-4 महीने हो गए इस चीज़ के बारे में। अब हम उम्मीद, ये लोग बोल रहे हैं, मामा बोल रहा है ना कि 10% आरक्षण कि हम अग्निवीरों को दे देंगे। अग्निवीर को क्या दे देंगे जब यहाँ पे फौजी जो पहले से बैठे हुए 20-20 साल नौकरी करके उनका ख़त्म कर दिया, इनको क्या देगा वो? आश्वासन दे के यहाँ चला गया कि मैं वैसा ही कर दूंगा। अरे जिसको करना होता तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में कर देता है ना। नहीं तो आप लोग जैसे रिटायर हो गया है, तो आप लोग कह रहे हैं कि 2-2.5 हज़ार लोग हैं, तो जब अग्निवीर रिटायर होंगे तो उनकी संख्या तो और ज़्यादा होगी। 2-2.5 हज़ार लोग नहीं है यहाँ, इस ग्वालियर के अंदर कम से कम 50,000 लोग हैं रिटायरमेंट वाले जो फौजी हैं। और जो पुलिस में जिन लोगों ने फॉर्म भरा, जिसने फॉर्म भरे वे तो 2.5 हज़ार हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कम से कम जो नए फॉर्म भरे, जो मान लो लेट आए, कम से कम 5,000 फौजी से ऊपर होंगे। ग्वालियर की बात कर रहा हूँ,
पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 30-40 हज़ार फौजी होगा रिटायरमेंट, जिसको नौकरी नहीं मिली अभी तक। अच्छा, एक चीज़ मतलब आप लोगों से बातचीत करके जो सबसे बड़ी बात निकल गई, आप लोग ट्रेनिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि 6 महीने में ट्रेनिंग कैसे हो जाएगी। आपने जनरल वीके सिंह का बयान सुना, जो बीजेपी के सांसद हैं और आपके आर्मी के जनरल हैं। उन्होंने कहा कि कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, आर्मी वॉलंटरी फोर्स है, जिसको आना है आए, जिसको आना ना आए। अभी इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हमारे बाबा परबाबा थे उस समय की बात कर रहे हैं, उनके जब यहाँ पे फौज में कोई जाना नहीं चाहता था उस समय क्या करते थे? उस समय आदमी को फौज पकड़ के ले जाती थी घर से कि चलो फौज में, क्योंकि 72-62 की जो लड़ाइयाँ हुई थी ना, उस समय कोई फौज में नहीं जाना चाहता, क्योंकि फौज की तनख्वाह थोड़ी सी थी और यहाँ पे आदमी पैसा अच्छा कमाता था, वो फौज में नहीं जाना चाहता। जो मतलब वहाँ पे उस समय की बात है, जो मतलब देश के लिए जान देना चाहता था वो तो वॉलंटियर जाता था, वो जो नहीं जाते तो उनको पकड़ के ले जाते। अभी जनरल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ, क्योंकि आज का समय सेना में अच्छी पेमेंट कर दी है तो, और बंदों को ऐसा लगता है कि सिक्योर है। अब सिक्योर ये दिखेगा नहीं, कैसे नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी उनको यही पता लग जाएगा कि 4 साल बाद हमें रिटायर हो जाना है। अब पता नहीं कि हमारा नंबर पड़ेगा उसमें 25% में, नहीं पड़ेगा। और 4 साल का एक मुद्दा लेके आदमी माइंड में लेके चलता है। नौकरी जैसे हम करके आए, हमारे माइंड में मुद्दा था कि मैं 20 साल 15 साल में मैं रिटायर हूँगा। 15 साल के हिसाब से चल रहा है ना, अब वो 4 साल के हिसाब से चलेगा। 1 साल छुट्टी, 6 महीना वो ट्रेनिंग करेगा, फिर छुट्टी के साथ में 1 साल ख़त्म हो जाएगी उसकी। अब वो 3 साल का टारगेट लेगा। 3 साल में वो सोचेगा कि अगर मैं मतलब 20 लाख रुपए कमा लेंगे, उसके बाद अपन रिटायर हो जाएंगे, क्या करना? सेना को कुछ देगा नहीं, करके नहीं देगा, कुछ भी करके नहीं देगा, ये गारंटी है। वो कुछ भी करके नहीं देगा। वो सिर्फ जो बता रहे हैं ना कि चाटुकार, ये मतलब वो चाटुकार बन के रहेगा। वो सिर्फ चमचागिरी करेगा, हर किसी की चमचागिरी करेगा, 4 साल निपटाएगा, अपने घर चलाएगा, और कुछ नहीं मिलना सेना में। ये अग्निवीर का मतलब है। अगर ये 10 साल 12 साल होता है इसमें, अगर इसमें 10 या 12 साल होता तो आदमी की टारगेट होगा मान यार 12 साल कैसे निकालेंगे। 12 साल में आदमी करने की कोशिश करता, ये 4 साल में कुछ नहीं करना। ये सब यदि वास्तविकता देशभक्त थे तो बीके सिंह को 1 साल के लिए उसमें अपनी उम्र 6 महीने के लिए नहीं बोला, मेरी आयु ये नहीं थी, गलत डॉक्यूमेंट में लिख चुकी थी और कोर्ट केस किया था। उससे ज़्यादा लालची कोई दुनिया में आर्मी ऑफिसर हो नहीं सकता है कि पहले तो देश में उसने उसके लिए कोर्ट केस किया। मुझे यदि कोई भी सैनिक बोलेगा कि आप सेना के लिए नहीं हो, आज आपको रिटायर किया जा रहा है, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा कि भाई सेना यदि चाह रही है मुझे रिटायर करना तो मैं आऊँगा, और सेना ये कहेगी कि नहीं आप अभी और कुछ दिन सर्विस करो तो मैं करूँगा। जब सेना ने, सरकार ने उसको रिटायर करने की चाहा, तब वो रोने लगा था कि नहीं हमें तो अभी और 6 महीने नौकरी करना है। उसके बाद सेना का जो चीफ है, इससे क्या संदेश जाता है? उसके बाद यदि वास्तविकता वो देशभक्त था तो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता, वो बीजेपी को ज्वाइन किया। आज बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार योजना लाई है, बीजेपी सरकार है अभी पूरे इसमें अपने भारत में, तो उसका तो वो सपोर्ट करेगा ही, नेचुरल बात है। इसमें तो आपको या किसी भी व्यक्ति को क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पार्टी का विरोध कैसे करेगा। आज वो सांसद बना बैठा है, उसके बाद मंत्री है वो केंद्र में, तो वो विरोध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ से स्पेशली ऑर्डर एक पास हुआ है कि जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनको और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बिल्कुल ये गाइडलाइन जारी कर दो कि कोई भी विरोध कर ही नहीं पाए, और जो विरोध करे उसको धर लो, जेल में डाल दो, उस पर 4 मुकदमे दायर कर दो, जिससे डर के मारे, और 6 हैं वो उसका विरोध करेंगे ही नहीं। तो बीके सिंह को और क्या हर्षवर्धन राठौर, राजवर्धन राठौर हैं, वो उनको भी मैं एक अच्छा ऑफिसर समझता था। आज उसने भी विरोध नहीं किया। वो एक पूर्व सेना का एक ऑफिसर रहा है और एक गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, उनने भी विरोध नहीं किया। तो बड़ा
दुख होता है कि हमारे सेना के ऑफिसर इस प्रकार का संशोधन ला के उसको बिल्कुल उसमें सहमति जता देंगे, ये कतई उम्मीद नहीं थी। ये बहुत बड़ा सेना के साथ धोखा किया जा रहा है। और मैं इसमें जो सरकार में माननीय डिफेंस मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री जी हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने या गृह मंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं देश के हित में। कहीं ना कहीं उनको गलत तरीके से बरगलाया गया या सही जानकारी नहीं दी गई, इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर हों या मान लीजिए जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, उनने अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं, सेना के लिए भी लिए हैं, मैं मानता हूं। लेकिन ये स्टेप कहीं ना कहीं गलत जा रहा है, उनको गलत गाइडेंस दी गई है और ये अग्निवीर बिल्कुल देश के हित में नहीं है। इससे करप्शन बढ़ेगा, जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और जो एक सैनिक के अंदर जो जज्बा होता है वो ख़त्म हो जाएगा। सेना के अंदर मोराल बढ़ेगा। चाइना में इस प्रकार की एक सेना है, वो कतई ही हमारे सामने टिकती नहीं है। PLA है जो कि डोकलाम में हमारे फौजियों ने उनको मुक्के से ही भगा दिया था और वो भग गए थे डर के मारे। हमारे 150 सैनिक थे, उनकी 350 की टुकड़ी खड़ी थी और उनको पता चला अरे ये तो फौजी हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के और जो इंडियन सोल्जर हैं ये तो मरने मारने पर उतारू रहते हैं, इनसे लड़ना बेकार है, अपन 5 साल वाले हैं, घर को चलो। और वो वहाँ से हट गए थे LOC से। तो ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, ये कतई सेना के हित में। आप क्या कह रहे थे कि आप वो चीफ थे आर्मी के? आर्मी के चीफ थे। घर का मुखिया ही घर के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करे तो कोई अच्छी बात नहीं है, हैं? बच्चा नाराज होकर बाप पे केस कर सकता है कि भाई मेरे को अधिकार नहीं मिल रहा, और अगर दादा या मुखिया ही जाएगा कोर्ट में तो जो कोई अच्छी बात है। चीफ होते हुए भी 6 महीने के लिए कोर्ट चले गए। और हाँ, BK सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल साहब की। और आज बोल रहा है ये योजना बहुत अच्छी है, ऐसे हो गया। तो ऐसे आदमियों की बात मैं कुछ कहना नहीं चाहता ऐसे लोगों के बारे में। वो जो बोलते हैं वही ठीक है। और सर मैं आप दोबारा कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार से जब आप दिखाएं तो उनको ये बताएं कि मध्य प्रदेश गजट क्रमांक 317 दिनांक 21 अप्रैल 1999 को प्रकाशित के अनुसार प्रदेश के सभी पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज दिया जाएगा, जिसकी प्रति इसके पीछे में लगा के दे रहा हूँ सर आपको। जब गजट नोटिफिकेशन में ऐसा नियम है तो फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा किस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस नियम को बदला गया है। इन्होंने नियमावली ऐसी सृजित की गई सर कि उसमें पूर्व सैनिकों के अवसर खत्म हो जाएं। उसका मैं आपको पेज अभी समझाऊंगा, ऑन पेपर दे रहा हूँ लिख के। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 2020 में जिसमें पूर्व सैनिकों के 601 पद आरक्षित थे, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 3005 पूर्व सैनिकों को क्वालिफाई किया जाना था। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में पूर्व सैनिक कोटे से एक भी पूर्व सैनिक को क्वालिफाई नहीं किया गया, जबकि पूर्व सैनिकों की सीट सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए ही रिजर्व रहती हैं। यह पूर्व सैनिकों के साथ अपमान करना और राज्य के सरकारी संस्थानों में रीसेटलमेंट के अवसरों को ख़त्म करना है। अच्छा, ये जो बात कह रहे थे कि जब आदमी इतना दिन फौज में रहता है तो पढ़ाई लिखाई उतना कर नहीं पाता है, तो उसके वो जो है जो पढ़ने वाला लड़का जो तैयारी कर रहा है उससे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। ऐसी ही बात मुझे कुछ और बच्चे कह रहे थे कि भाई आप हमसे कह रहे थे कि CRPF और CISF में हमें मिल जाएगा, तो बोले कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, अभी अग्निवीर पढ़ाई वहाँ कैसे कर पाएंगे सर? वहाँ का जो रूटीन है, वहाँ का जो फौजी एक लाइफ है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock से इवनिंग में मिडनाइट बोलूँगा 10 o'clock तक, उसको कहीं रेस्ट का टाइम नहीं होता बीच में। उसका ऐसा रूटीन रहता है वहाँ। कब स्टडी का टाइम मिलेगा वहाँ? हम जब हाई स्कूल और 12th करके पास जाते हैं हमारी एजुकेशन वहीं बंद हो जाती है। आज जब हम रिटायरमेंट आते हैं उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करते हैं, तो यहाँ से जब हमारी फाइट होती है जनरल से लड़कों से, तो उसमें GK में तो हम उनके बराबरी कर लेते हैं, क्योंकि हम जियोग्राफिकल कंडीशन से अवगत होते हैं और देश घुमा हुआ होता है। बाहर न्यूज़ चैनल और जो ग्राउंड पर जो लड़के यहाँ पढ़ना पड़ता है उसको हमने बाकी देखा हुआ होता है उसमें। लेकिन हमारे मैथ और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं इनसे, इसलिए हमें रिजर्वेशन दिया जाता है इसके लिए। जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो हमारी एज होती है 35 या 34 के आसपास, तो उसके बाद हमें नौकरी कम से कम चाहिए होती है, जॉब 60 साल तक। एक इवन इंडियन आर्मी को उसका परिवार भी होता है। जब हम लोग रिटायरमेंट आ जाते हैं कि वहाँ ऐसी बनावट है इंडियन आर्मी की कि हम लोगों का 0.5% ही कुछ लोग आगे तक जा पाते हैं। कि वहाँ जो 700 आदमी हैं उसमें से 45 आदमी सरदार JCO बन पाते हैं, उसमें से JCO में सूबेदार और कम बन पाते हैं। तो हम मैक्सिमम सेना को में से जो होता है उसमें आना पड़ता है सभी को रिटायरमेंट, या 95% लोग 20 साल से बिलो 20 साल। यस, और सेना पहले से यंग है। ये लोग जो 45% उसमें जैसे सेना की नफरी हमारी इन्फेंट्री बटालियन की होती है 700 के आसपास, 700-750 एग्जैक्ट मैं बताना ठीक नहीं समझूंगा।
कि 700 के आसपास, तो उसमें से 5% लोग आगे जाते हैं, बाकी सेना बुजुर्ग कहाँ हो गई। जब 20 साल सर्विस के दौरान वो अगर 16 साल का जब 16 साल भर्ती होती थी उस टाइम 16, अब 17.5 साल हो गई। 17.5 और 35 ईयर्स का कोई बुजुर्ग हो जाता है क्या? आज क्रिकेट टीम के अपने प्लेयर्स देख लो, 34 या 5 ईयर में वो कम है किसी से। 35 में विराट कोहली किस्मत देश में किसी से कम है वो। आज बताओ ये कैसे बोल सकते हैं सेना बुजुर्ग हैं? भाई सेना बुजुर्ग कहाँ है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मतलब ऑफिसर कभी बूढ़ा नहीं होता और जवान बूढ़े हो जाते हैं। कल कुछ लोगों की तरफ से लिखा गया कि जो सेना के अफसर होते हैं वो दिशा निर्देश तय करने के लिए और प्लान बनाने के लिए होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा महत्व मिलता है। नहीं, वो तो बात सही है। सेना के जो अफसर होते हैं दिशा निर्देश सब कुछ बनाते हैं, वही मतलब वही पूरी सेना चलाते हैं। जवान जैसी होते ये तो कूड़ा कचरा है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं, उनका कोई काम ही नहीं है, उनसे पूछा भी नहीं जाता कुछ भी, और अफसर ही पूरी सेना चला रहे। और वही अपना अभी जो अग्निवीर लाए वही लाए हैं जवान। और आप भी सर भूतपूर्व सैनिक हूँ, धर्म सिंह तोमर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अग्निवीर लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? जवान बुढ़े हो गए। अभी तक भारत ने कितनी लड़ाई लड़ी, उनमें तो कहीं कमी दिखाई नहीं दी कि भारत कहीं हार गया हो, कहीं कुछ हुआ हो। तो अग्निवीर ऐसा कैसे लगा भारत सरकार को कि ये बुढ़े हो जाएंगे? हैं? अभी तक इतने युद्ध हो गए, और कारगिल युद्ध का एवरेज देखा जाए तो जिनकी कम एज थी वही जवान अधिकतर शहीद हुए हैं, बाकी बिल्कुल सही चला है। तो अभी इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अग्निवीर लाने की। ये कहा गया, जैसे आप कह रहे हो कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि 30 या 35 की उम्र में जवान बुजुर्ग हो जाता है। तो मैं देख रहा था कि जो परमवीर चक्र जिसको मिला है, जिनकी लिस्ट है, तो उनकी औसत आयु जो है 30 से ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो ट्रेनिंग है, जैसे 6 महीने वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमने 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग की है, फिर उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग, फिर उसके बाद 6 महीने कोर्स किया है ट्रेड का अपने का, तो 1.5 साल तो ट्रेनिंग हो गई। और 1 साल में ये छुट्टी काटेंगे, 1 साल कितने, 1 साल नौकरी करेंगे। अगर 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, फिर भी हो गई 2 साल। हाँ, तो अगर आप लोग इतना ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है? आप इतना संदेह जता रहे हो कि क्या अगर ये लाएं तो क्या 6 महीने में ट्रेन नहीं कर पाएंगे? ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं भी, मैं ऐसी बात को बोलता हूं। ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम कहीं भी ऑपरेशन में या बॉर्डर पे रहते हैं तो उसको ट्रेनिंग से ज़्यादा ट्रेनिंग जो करता है वो तो ज़रूरी है, लेकिन जो तजुर्बा होता है जो नौकरी का कि हमको कैसे करना है, क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं कोई तजुर्बा नहीं आता। मेरा सवाल ये है कि जो 6 महीने में ट्रेनिंग देने की बात है, तो इस पे आप लोग को क्या संदेह है कि 6 महीने में ट्रेन नहीं किया जा सकता? 6 महीने में हमने खुद ट्रेनिंग की है। 6 महीने में बेसिक ट्रेनिंग, आपको राइफल चलाना सिखा देंगे, बाकी सिखा देंगे। और जो टेक्निकल है, जो लड़ाई में जो ज़रूरत है, उसको कौन सिखाएगा? वो तो हमको यूनिट में जाके और फिर एडवांस ट्रेनिंग चलती है उसमें सिखाते हैं ना। आप किस यूनिट में रहे? मैं 12 मैकेनाइज में था। हाँ, आपने सुदूर जगहों पे पोस्टिंग की? हमने 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग की, फिर 3 महीने एडवांस से 9 महीने ट्रेनिंग हो गई, फिर 6 महीने मैंने ट्रेड कोर्स किया। जो टैंक वगैरह ये BMP चलाते हैं उसका कोर्स अलग से होता है। अब इनको कुछ नहीं चलाएं, ये यूनिट में जा क्या करेंगे? जो BMP फ्लोटेशन में समुद्र में तैरती है उसको कैसे चला लेंगे? हैं? कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग उस तरह की कैसे होगी। एक पूर्व सैनिक मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि जैसे हम सेना में जाते हैं तो 3-4 साल तो हमको घर की याद से निकलने में लग जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 3-4 साल तो घर की याद करेगा, और 7 साल में एक्चुअल में ट्रेंड सोल्जर बनता है। जो ये तो आ जाएगा 4 साल में ही घर पे लड़ाई के लिए। 7 साल में बिल्कुल ट्रेंड सोल्जर बनेगा, उसके बाद वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होगा। नया होता है तो हम लोग जो पुराने लोग थे तो नए के साथ रहते, तो उसको समझाने के लिए कोई 6 महीना ट्रेनिंग करके कोई सोल्जर नहीं बनता है। और उसके बाद जो सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाँ, जो विश्व में डंका बज रहा है इंडियन आर्मी का, और अग्निवीर आने से ये बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है, ये बात पक्की है। क्योंकि बाकी देशों में भी ऐसा है, कई जगहों नहीं, बाकियों में ऐसा है, लेकिन हालत तो खराब है ना उनके। अभी हमारा रूस में देख लो, एक छोटा सा देश है, उस पर नहीं कुछ कर पा रहा है। क्या कारण है उसका? उसको 10 दिन में जीत लेता वो, अगर सही सोल्जर होते। तो वहाँ भी वो 4 साल वाले सोल्जर हैं। यही हालत हमारी होने वाली है अग्निवीर आने से।
इससे तो इतना नुकसान हो जाएगा, ये हमारी बहुत ही कमज़ोर कड़ी साबित होगी अग्निवीर आने से। पाकिस्तान ने ये बोला था इंडियन आर्मी के जवान मुझे मिल जाए ना तो मैं भारत पे अपने आप फतेह कर दूंगा, ठीक है। और आज इंडियन आर्मी के जवान बुढ़े हो रहे हैं, ये बात आ रही है, ये दिक्कत है। जब पाकिस्तान हमारे जवानों को मांग रहा है तो जब हम बूढ़े नहीं हुए थे, हाँ, और अब बुढ़े हो गए हम जवान। अच्छा ये बताइए, आप जैसे कुछ युवा कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, जैसे मैं जब लड़कों से मिला, बातचीत कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में आपको मिल जाएगा पोस्टिंग, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, सीआईएसएफ में कहाँ मिल रही पोस्टिंग? आप 4 साल तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर आपको सीआईएसएफ में किसके साथ फाइट करनी पड़ेगी? नए लड़के के साथ में जो शुरू से तैयारी कर रहा है। तो इसमें 10% आरक्षण देने। 10% कितना दे दोगे आप आरक्षण, बताओ? 1000 में अब 750 आदमी जो निकल के आएंगे तो सब थोड़ी लग जाएंगे 10% में। अच्छा ये ऐसा है? हाँ बिल्कुल। पुलिस में भी कहा गया है, लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस पे नहीं, पुलिस में तो चलो, पुलिस में तो हमारा दिया ही नहीं। सरकार ने अभी कोई लिखित गारंटी नहीं दी कि मैं ये डॉक्यूमेंट कार्रवाई ये करूँगा। कोई लिखित में है आपके पास में कि अग्निवीरों के साथ क्या होगा आगे चल के? कोई लिखित में नहीं आया ना, अभी तो केवल मुंह से बोल रहे हैं। जब तक कोई चीज़ लिखित में या किसी हमारे बुजुर्ग नहीं 10%। अच्छा पुलिस जब तक लिखित में ना, ये राज्य सरकार जो कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है, अभी कोई लिखित में नहीं आया ना, अभी डॉक्यूमेंट में तो नहीं आया, मुंह से बोला है ना, मुंह से बोला कल कैंसिल कर देंगे, कुछ नहीं आएगा। ये का तो डॉक्यूमेंट, हाँ हमारा डॉक्यूमेंट था वो कैंसिल कर दिया, और इनका तो ऐसे ही बोल रहा है तो कैंसिल ही होगा। और जो भी नियमावली बनाई जाती है या जो सरकार ने ये अपने क्या अग्निवीर का ये प्रपोजल चलाया, तो ये बैठक करते अपन, पुराने आदमियों को बुलाते, उनसे पूछते कि ऐसा ज़रूरी है कि नहीं है। आप बगल अपनी मर्जी के चाहे कुछ बना लो, ये तो तानाशाही है पूरी सीधी। अच्छा एक जो है बहुत सारे लोग जो सैनिक या सूबेदार से हुए या मतलब इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं, ये आशंका जता रहे हैं कि जब वो ट्रेंड सैनिक आएगा और खुदा न खास्ता उसको नौकरी नहीं मिली तो वो उसके मन में गलत ख्याल भी आ सकते हैं। ऐसा गलत ख्याल तो आएगा, उसके मन में गलत ख्याल आएगा। अगर वो आ रहा है और उसको कहीं सेट नहीं हुआ या उसको कहीं नौकरी नहीं मिली तो वो तो बदलेगा ख्याल में। लेकिन आर्मी का डिसिप्लिन भी तो रहेगा उसके साथ। डिसिप्लिन क्या कर सकता है? जब वो अपना सेट नहीं होगा तो डिसिप्लिन क्या करेगा? डिसिप्लिन ये बताता है कि आप नौकरी मत लगाओ, बस आप ऐसे ही घूमते रहो, जैसे हम ये सारे घूम रहे हैं, ये जितने भी सोल्जर हैं, ठीक है। डिसिप्लिन ये थोड़ी कहता है कि अपने घर को मत चलाइए आप, अच्छा ठीक है। डिसिप्लिन ये बताया साधु महात्मा बन जाइए। आप फौज से जा रहे हो तो जाओ साधु महात्मा बन जाओ, कमंडल उठा लो, ये बताता डिसिप्लिन। जितने ऑफिसर बैठे मेरे को अचंभा लग रहा है, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने नेता हैं, ये क्या करते हैं? इनकी पेंशन क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है, वो जो अपनी जान हथेली पे रखे ले जा रहा है उसकी पेंशन बंद कर रहे हो। तो पूरा देश इसको सोचे, या तुम इनको बंद कर दो पेंशन, हम खुश हैं। आप अग्निवीर लाओ, कुछ भी लाओ, सारे नेताओं की ऑफिसरों की पेंशन बंद कीजिए, हाँ ठीक है, सबकी बंद कीजिए। मतलब आप इनको गरीबों को, किसानों को, इनको मारना चाहते हो फौज में ले जाके। सीधी बात यह है कि आप इनको जाके अग्नि की भट्टी में झोंक दो, ठीक है, डिसिप्लिन के नाम पे, ठीक है। डिसिप्लिन इन पे लागू नहीं होता क्या? सारा डिसिप्लिन नीचे वाले तबका है उस पर लागू होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब आर्मी में थे, आपने अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं भूतपूर्व सैनिक मकरंद सिंह तोमर हूँ, ठीक है। तो आप जब आर्मी में थे तो आपको 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। अब इनको जो है कहा जा रहा है कि साल में एक महीने की मिलेगी, तो इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? 1 महीने की छुट्टी मिलेगी तो 1 महीने से छुट्टी में ये बंदे और उनको तंगी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है फौज में। ये नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह 8 घंटे ड्यूटी कर ली फिर अपने घर पे बैठे हैं। वहाँ 24 घंटे का वो है। कहीं ऑपरेशन होना है तो बंदा जाएगा ही जाएगा रात में खड़े होके, ठीक है। एट ए टाइम वो चालू रहता है एकदम स्विच की तरह, ठीक है। वो बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं जाऊँगा, वो तैयार ही रहेगा 24 घंटे किसी भी काम के लिए, ठीक है। अगर वो तैयार नहीं होता है, अपना ऑर्डर फॉलो नहीं करता है,
तो उस पर कानून लागू होता है अनडिसिप्लिन का। ठीक है, तो बंदा तो वैसे ही वो दिमागी वो हो जाएगा। ठीक है, जो बंदा दिमागी डिस्टर्ब हो जाएगा वो क्या नौकरी करेगा। ठीक है, लेकिन जो सेना के बहुत सारे जनरल हैं जो रिटायर्ड भी हैं, कुछ ने आशंकाएं व्यक्त की हैं कि इस तरह ये चीज़ ठीक नहीं है, और बहुत सारे जनरल ये कह रहे हैं कि 1:1 का रेशियो बनाने के लिए कि एक ट्रेंड सैनिक जो पुराना सैनिक है और एक युवा सैनिक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि हम जो सैनिक ले रहे हैं उसमें 25% सैनिक हम ले लेंगे और 75% रिटायरमेंट हो जाएंगे। अब ये बताइए कि हम जो जाते थे सैनिक, वो 9 महीने ट्रेनिंग या साल भर ट्रेनिंग होती थी करके जाते थे। ठीक है, अब जो 6 महीने ट्रेनिंग जा रहा है वो पैरा फोर्स में भी जाएगा, NSG कमांडो में भी जाएगा, सब में जाएगा। क्या करेगा वो 6 महीने का ट्रेनिंग सैनिक? उसको क्या पता होगा क्या करना है? मतलब कैसे ट्रेनिंग होनी, वो तो मरेंगे। अनट्रेंड सैनिक मरना ही मरना है लड़ाई में, ये लड़ाई का दस्तूर है। ठीक है, अनट्रेंड को ये मरवाने के लिए ले रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि ना जाति उनसे जो है, क्या क्या मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं है कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे पोस्टिंग दी जाती है। पोस्टिंग तो पोस्टिंग 2 तरह की होती हैं। कहीं तो ऐसा है कि यूनिट वाइज है, जैसे कहीं यूनिट पूरी जाती है तो पूरी यूनिट की पोस्टिंग होती है 700-800 आदमी की एक साथ। कोई इंडिविजुअल पोस्टिंग वाले भी होते हैं, जैसे कोई किसी ट्रेड में होते हैं, ट्रेड में कोई सिग्नल वगैरह क्लर्क होता है। हाँ, कोई क्लर्क होता है, तो उनकी इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो उनको तो इतनी दिक्कत नहीं आती क्लर्क वगैरह हो। लेकिन जो ये इनकी है, तो इनकी तो जो इन्फेंट्री वाले हैं या आर्टिलरी है, तो इनकी एक साथ ही पोस्टिंग होती है, यहाँ होती है। फिर वो उनको बटालियन दी जाती है। बटालियन में, बटालियन ही जहाँ जाएगी पूरी बटालियन पोस्टिंग जाती है। अच्छा, हाँ, तो आप लोगों ने सियाचिन, सियाचिन, RR जहाँ भी जो भी है, लद्दाख, लेह, जैसे अपने बर्फीला इलाका है जो भी है, और जो आतंकवादी ग्रसित इलाका है, जो इंसर्जेंसी, हर हमने काटा हुआ है सब। ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें पता ना हो। ठीक है, सिक्योरिटी के लिहाज से मैं आपको पूरी बात कहीं बता भी नहीं सकता, कोई सोल्जर नहीं बताएगा, चाहे वो नौकरी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। बताना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो चीज़ मैं बता नहीं सकता, तो हर चीज़ हमें मालूम है। पर ये फैसला सरकार ने कैसे लिया है, 2-4 ऑफिसरों के कहने पे या कैसे, या सरकार का खुद ही का फैसला है अपना बजट इसको कम करने के लिए। हाँ, ये बजट की बात आ रही बार बार। हाँ, ये बजट ही लग रहा है मुझे भी बजट ही लग रहा है, क्योंकि सरकार इस पे पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। पेंशन की बहुत बर्डन है। पेंशन पे नहीं, सरकार हथियार लेने के लिए खुद का पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। ये चाहती है कि जो हमने पैसा उसको दिया है सेना को, हम उसी से बोलें। अच्छा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, नेवी के पूर्व ऑफिसर्स, इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। उनका भी ये तर्क था कि ये जो फिनांस है, जो ये फिनांस मिनिस्ट्री का काम होना चाहिए था कि वो वित्तीय मामलों को देखे, वो डिफेंस बजट के इस पे डिफेंस बजट इन्होंने जैसे क्लियर हो जाता है कि डिफेंस बजट इतना है अभी भारत का। ठीक, सभी कंट्रीज के डिफेंस बजट होते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे तुम्हारा कोई भी देश हो, फ्रांस हो या रशिया हो, तो अपना फिर डिफेंस बजट वैसे भी कम है। ठीक है, उसमें भी आप ये करना चाहते हैं कि इनका सैनिकों को ऐसे अग्निवीर ला के इसी में से हम हथियार खरीदेंगे, ये चक्कर है। पर मेरा तो एक ही वो है, मेरा नहीं, ये सभी मतलब हजारों सैनिकों का मत है कि भाई आप फिर सबको पेंशन दे क्यों रहे हो, बाकी लोग 5 साल में क्या करते हैं? आप ये बताइए, आप खुद मीडिया वाले हो, कोई नेता 5 साल में क्या करता है? लड़ाई लड़ता है क्या? राज्यवर्धन सिंह राठौर कह रहे थे कि नेताओं को तो जो 1800 पेंशन मिलती है। राज्यवर्धन सिंह राठौर एक खिलाड़ी होने के साथ साथ वो एक सैनिक भी रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा बात करके वो VK सिंह भी अपनी नौकरी बढ़वाने के लिए सरकार से, कांग्रेस से वो लड़ गए थे। ठीक है, ये बात करने लायक हैं क्या? ये लोग बात करने लायक नहीं हैं। जो लोग सरकार में बैठे हैं, हम उनको बात करने लायक मानती नहीं है। ठीक है, जो सरकार से बाहर हैं, हम बात उन्हीं से करते हैं बस। अच्छा, जैसे आप भी पूर्व सैनिक हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा रियायत होनी चाहिए, 4 से जगह 8 साल 10 साल ऐसे होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्या ऐसा होना चाहिए?
सर मैं धर्मराज सिंह तोमर 17 साल सेना में सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। 99 में भर्ती हुआ था, 2015 में रिटायर हुआ हूँ मैं। तो जब सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो युवा हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप इस तरीके से प्रदर्शन ना करें। आपका जो मतलब विरोध है जायज़ है बिल्कुल, लेकिन उसको आप लोग शांति तरीके से करें। जैसे हम लोगों के साथ भी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 10% का कोटा हमारा ख़त्म कर दिया है, तो हम लोगों ने भी बिल्कुल शांति तरीके से 60 दिन अपना गोले के मंदिर पे बैठ के धरना प्रदर्शन किया और अपने एक सोल्जर होने का शांति से उसका वो किया है। जब मैं 99 में ट्रेनिंग करके पहली पोस्टिंग मेरी पुंछ राजौरी हुई थी, 5 साल तक मुझे कहीं भी बाहर नहीं ले जाते थे, ठीक है। 5 साल तक मुझे पोस्ट पे ही रखते थे, मतलब कहीं भी कोई ख़तरनाक जगह उस पर नहीं ले जाते थे कि नया सिपाही है, मतलब 5 साल तक। सेना का सिपाही 6 महीने में या 9 महीने में ट्रेंड नहीं हो जाता, वो तो 9 महीने की 6 महीने की हमारी सेंटर की ट्रेनिंग रहती है, लेकिन आगे जाने के बाद हमें यूनिट में भी बहुत ट्रेंड किया जाता है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये 4 साल का जो प्रपोजल लेके आए हैं, 6 महीने की छुट्टी हो गई, 6 महीने की ट्रेनिंग हो गई, 1 साल निकल गया, अब 3 साल का 4 साल में 4 महीने 4 नहीं, हाँ चलो 4 महीने की हो गई। बीच में कोई इमरजेंसी छुट्टी भी आ जाएगी, वो इमरजेंसी भी रहती है, अभी उसको ओपन नहीं किया होगा, ठीक है। कोई घर में प्रॉब्लम या हादसा हो गया, वो हम लोगों की भी रहती थी, ठीक है। अपन 6 महीने की मान के चलते हैं, 1 साल उसका ये निकल गया। अब 3 साल के अंदर वो सैनिक क्या हमारा वो करेगा, ठीक है। और चलो मैं न्यूज़ भी देख रहा हूँ, डिबेट भी देख रहा हूँ, अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं और जितने ये सब खूब अच्छा कर रहे हैं, मैं इसकी सराहना कर रहा हूँ, बहुत अच्छा वो है। जितने मंत्री, जितने जनरल कर्नल हैं, इनके सबके बच्चे हैं, सबसे तो इतना अच्छा ऑफर है यार, इतनी बढ़िया वो है, आपने बहुत अच्छा प्रपोजल निकाला है, उनको भी लेकर आओ ना। पहले तुम अपने बच्चों को तो सांसद की, विधायक की और उसकी तैयारी करा रहे हो यार, ऑफिसर की। हमारे बच्चों के लिए तुम यार 4 साल के लिए यार अग्निवीर हैं, आप इसको 10 साल के लिए कर देते, 12 साल के लिए कर देते, हम उसमें एग्री थे, या मैं एग्री चलो तब भी हूँ। तुम अपने बच्चों को भी लेके आओ, इतना अच्छा प्रपोजल है, बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चों को भी लेके आओ। हमारे बच्चों के लिए तुम 4 साल का क्या कर रहे हो? अभी चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मतलब अभी वो है मुख्यमंत्री, सब बोल रहे हैं हम देंगे 10%, हम दे देंगे। सत्ता किसी की है? 70 साल कांग्रेस रही, चली गई कांग्रेस, अभी भारतीय जनता पार्टी आ गई, 4 साल के बाद फिर कांग्रेस आ जाएगी, फिर कांग्रेस के जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो हाथ ऊपर कर देंगे, हम नहीं ले पाएंगे इनको। क्या इसकी कोई गारंटी है? कहीं लिखित में है? आपने जितने अभी तक कोई कानून निकाले हैं उनका कहीं लिखित में कोई वो नहीं है, जब मर्जी आया कोई भी आपने वो थोप दिया। 4 साल बाद या 5 साल बाद अगर सरकार हमारी चेंज होती है, कांग्रेस की सरकार आती है, उसकी वारंटी कौन ले रहा है कि वो सरकार अभी हमारे को 10% देंगी? जब अभी हम गिने चुने सैनिक हैं, जब हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने 10% कोटा हमारा खा गई, अब धीरे धीरे ना सारी सरकारें ये कोटा खाती जाएंगी पूर्व सैनिकों का। जब 75% आएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे। पर ईयर आपने 50,000 का बोला है, 50,000 हम भर्ती करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन गारंटी ले रहा है कि इन 75% को सर्विस मिल जाएगी? कहाँ जाएंगे फिर ये युवा? अच्छा, आपने सर्विस मिल जाएगी, कैसे मिलेगी ये वो, तो ये कहा जा रहा है कि वो ट्रेंड होंगे, कौशल होंगे और उनको जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी उस इतनी कम एज में। आपने आप ही के प्रदेश के, मध्य प्रदेश के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान सुना था आपने? क्या उनका सुना था बयान? वो बोले थे कि जो सैनिक आएगा ना उसको हम भर्ती कर देंगे, मतलब वो अपने बीजेपी कार्यालय के बाहर चौकीदार की जॉब देंगे वो। तो वो सैनिक की औकात यही है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो सैनिक है ना उनकी औकात इतनी रह गई, क्योंकि वहाँ अफसर और ये बीजेपी के नेता, ये बड़े बड़े लोग जो चाहेंगे वही होगा। सैनिक की औकात चौकीदार की रह गई आजकल, क्योंकि उनको तो 10% आरक्षण मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको अभी तक नहीं दे पाया, और वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करता कि मैं सैनिक को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, वो कुछ नहीं करना। क्या कह रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप मुझे सर मत बोलिए, आप लोग देश की सेवा करके इतने दिन की सर्विस, इतनी मुश्किल चुनौतियों से आए हैं, मैं आपको सर बोल रहा हूँ। आप ये सरकार से बोलना चाहता हूँ कि आप 20,000 रुपये आप पेंशन दे रहे हैं समथिंग
20,000, 17,000, 15,000। उस दौरान उनका बजट घाटे में जा रहा है, जो घाटे में जा रहा है। तो और मंत्रियों की और अपने अफसरों की तनख्वाहें और पेंशन उनसे पूछ लेना कितनी पेंशन बनती है और कितनी बनती है आपके यहाँ? किसकी? जो आप बड़े अधिकारी होते बड़े अधिकारी की कम से कम समथिंग पर डे पेमेंट लेते हैं 2 लाख रुपए। हैं? पेंशन 2 लाख पेमेंट। अच्छा। और पेंशन एक नेता 5-5 पेंशन ले रहा है। जैसे अभी पंजाब में हुआ था, अभी जो किसका हुआ था पंजाब में, प्रकाश सिंह बादल का 5 पेंशन ले रहे थे वो 5 लाख रुपए करीब 5 लाख रुपए वो उसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक 20,000 रुपए में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही है, गजट प्रॉब्लम, पेंशन में गजट पूरा पैसा चला जाता है। तो और नेता और अफसर की पेंशन क्यों बंद नहीं हुई आज तक? पहले अपना पेंशन बंद करना था, फिर अग्निवीर आर्मी वालों का जवानों का बंद करना था। उसमें हम जायज़ समझते कि हाँ जायज़ है ये पॉइंट। देश में सेना को, मतलब देश में सेना की जरूरत क्या है? सेना की जरूरत क्या है? पूरा बजट देश में लगा दो। इस सेना की जरूरत ही नहीं है। जब एक सैनिक की जरूरत ही नहीं है और तुम 4 साल के लिए एक सैनिक को ला रहे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वो ये चाहता है कि 4 साल में क्या है, 4 साल के लिए वो आएगा, वो सोचेगा कि मैं 4 साल बाद चला जाऊंगा। इस वजह से सेना ही खत्म हो गया। सर, एक बच्चे ने फिजिकल टेस्ट दिया, एक बच्चे ने टेस्ट दिया और उसके बाद उसको टेस्ट को रद्द कर दिया गया, चाहे नेवी का हो या एयरफोर्स का हो या आर्मी का हो। जिस बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर के लिए बैठा हुआ बच्चा, और उस बच्चे के माँ बाप से पूछा जाए कि उनके ऊपर क्या बीती है, क्यों नेताओं को और अफसरों को, कि उनका तो कुछ गया नहीं है, उनका तो कुछ गया नहीं है। तो एक गरीब आम आदमी परिवार के बच्चों से पूछो कि क्या उनके मदर फादर सही है। बच्चों ने सुसाइड इसी वजह से सुसाइड हो रहा है कि बच्चा फिजिकल टेस्ट पास हो गया, सब कुछ पास हो गया, और जॉइनिंग लेटर के लिए बैठा हुआ, उसको रद्द क्यों किया इन्होंने? उससे क्या बच्चा बहुत इमोशनली हो जाता है या फिर क्या? एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो मेन बात है आज की डेट में मेरे पास कम से कम 3 बंदों के जो नंबर हैं जो सुसाइड कर चुके हैं। जो अभी मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला है कि 67 लड़के जो हैं सुसाइड कर चुके। पता नहीं, ये आंकड़ा थोड़ा अपुष्ट है। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल पुष्टि के साथ नंबर के साथ बता सकता हूँ। खनौली का लड़का था, आगरा के पास खनौली है, उस लड़के ने सुसाइड की, फांसी लगा के वो लड़का ख़त्म हो गया। कारण क्या है? कुछ लड़के थे जो फिजिकल करके बैठे थे, कुछ लड़के थे जिनकी टेस्टें हो चुकी थी, कुछ लड़के थे जिनने फिजिकल और ग्राउंड क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, उनकी रिटन टेस्ट रह गए थे। उन लड़कों को भी अभी इस भर्ती में वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके पूरे परिजन परेशान हो गए। यदि इनको ये प्रपोजल लाना था कि अग्निवीर इनको ये 4 साल वाला, पहले तो 4 साल वाला रेशू गलत है, यदि इनने लाना था तो ये 5 साल का जैसे लाते। इवन ऑल पॉपुलेशन फॉर इंडिया, आप प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सदस्य को, यदि वो पार्षदी का भी फॉर्म भरता है तो उसके पास अग्निवीर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि कोई भी विधानसभा में टिकट लेने के लिए या विधानसभा का सदस्य होता है उसके पास अग्निवीर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी उसका फार्म भरा जाएगा पार्षदी का या फिर उसका विधानसभा में। ऐसा नहीं है कि नेता एक कृषि मंत्री बन गया या नेता कोई भी डिफेंस मिनिस्टर बन गया, नेता कोई भी या अन्य जितने भी मंत्री हैं तो उनके बच्चे ऐसा है कि वो आगे नेता ही बनेंगे। और देश की सेवा कौन करेगा? देश की सेवा आम आदमी करेगा। और उनके लिए जितने भी हैं उनको 5-5 पेंशनें लागू हैं उनके लिए, उनके बच्चों के। उसके बाद उनका बच्चा खड़ा है विधानसभा का टिकट के लिए, उसके बाद उनके नाती खड़े हैं विधानसभा के टिकट के लिए, पार्षद के टिकट के लिए वो खड़े हैं। क्या आम आदमी का कोई हक नहीं बनता है? सबसे अहम जो जिम्मेदारी है, जो कीमती समय निकाल के पूर्व सैनिक जो है आज तक जो देश की सेवा कर रहे हैं उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? आज मुझे बताइए केंद्र में कितने मंत्री बैठे हैं पूर्व सैनिक? मुझे बताइए कि कितने एक राज्य में कितने पूर्व सैनिक बैठे हैं विधायक? मुझे कोई बताए ये उनका। और आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, आज शिवराज सिंह अनाउंस कर रहे हैं कि नहीं हम प्राथमिकता देंगे। 2 महीने से पूर्व सैनिक बैठे थे कि उनको आज तक प्राथमिकता नहीं दी। उसके बाद प्रदेश सरकार है, आज शिवराज सिंह 2023 में चुनाव होंगे, क्या गारंटी है उनके पास कि वो सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाने का, और जो एक सैनिक का जो मान सम्मान होता था
उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। क्योंकि जब देश का कोई भी सैनिक शहीद होता था तो चाहे वो एसडीएम हो या कलेक्टर हो या कोई नेता है या अभिनेता है, उसको वहाँ पे उसके वीरगति स्थान पर उसको जाना पड़ता था। वहाँ पे शहीदी वाली जगह पे या उसका जो वहाँ पे जो शहीद सम्मान रखा जाता वहाँ पे जाना पड़ता था। इन लोगों को उससे तरस आ गए हैं कि हम एक एसडीएम है और हमें इनके एक सैनिकों के उसमें जाना पड़ता है। हम क्यों जाएं? एक कलेक्टर को जाना पड़ता है, एक विधायक को जाना पड़ता है। इसीलिए 4 साल का प्रपोजल निकाला है कि इनकी वैल्यू ख़त्म और हम नेता हैं और हमारा ही वर्चस्व रहेगा देश में और हम ही जो करेंगे वो सही है। बाकी ये सैनिक हैं, ये क्या करेंगे? अब 4 साल बाद सैनिक का एक अस्तित्व ख़त्म कर देंगे। मेन प्रपोजल था एक तो पेंशन ख़त्म करने का इनका, और दूसरा था कि सैनिक का जो सम्मान था वो ख़त्म करने का। एक इस प्रकार से प्रपोजल लाया। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा युवाओं से कि प्रोटेस्ट भी करें लेकिन शांतिपूर्वक। अच्छा, एक आप जो आपके साथी कह रहे हैं कि मान सम्मान घट जाएगा, तो क्या जो पुराना सैनिक होगा और जो अग्निवीर के ज़रिए सैनिक जाएगा उसके और उसमें कुछ भेदभाव या मानसिकता में अंतर होगा, ऐसा कुछ? सर ये ग्राउंड पे अभी बातें चल रही हैं लड़कों में, बच्चियां मजाक उड़ाने लगी हैं लड़कों से घरों में। तो अगर शादी के लिए जाओगे वो पूछेगा तू 4 साल का है कि परमानेंट वाला है। ये बातें अभी हो रही हैं कि लड़के लड़कियां आपस में, जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वहाँ बैठते हैं। और कल मैं मैरिज एनिवर्सरी में एक में गया हुआ था तो वहाँ बोल रहे हैं, तो लड़कियाँ ये पूछेंगी वो 4 साल वाले हो कि वो आप कि परमानेंट वाले हो। सर इसको एक्चुअली सीरियस लेना चाहिए, ये मजाक वाला विषय नहीं है। क्योंकि मैं देखा कि ये देखो ये बातें अगर रियल में है, अगर कोई मजाक फैक्ट बनता है तो भी बात कहीं ना कहीं रियल होती है। और एक बात इसमें एम सुना जा रहा है, इसका एम है कि फाइनेंस बजट, और ये सहमत है जैसे अभी बात हो रही थी कि वो फाइनेंस मिनिस्टर को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखना चाहिए था। तो मैं डिफेंस मंत्रालय से अगर इसमें देखा गया है तो इसमें डिफेंस सिविल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमसे, जिनकी जो सोल्जर से तो 5 गुनी 6 गुनी तनख्वाह ज़्यादा है। बिल्कुल सही सैलरी है डिफेंस एम्प्लॉयड। वहाँ देखो ना कि वो जान हथेली पे लिए वहाँ घूम रहा है एक सीमा पे, उसको तुम सबसे पहले हटा रहे हो। तो मैं तो इससे सहमत हूँ नहीं। सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयमेंट उसी को मैं बता दूं, यहाँ पे कितने भी बेस वर्कशॉप है इंडियन आर्मी के अंदर, उनमें कम से कम नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज जिसमें 1500 की स्ट्रेंथ में सिविल एम्प्लॉयमेंट है, उनको पेमेंट एक फौजी आदमी से भी ज्यादा है। मान लो एक पूर्व सैनिक, हमारा एक सैनिक है ना बंदा जो 1 साल की नौकरी, उससे ज्यादा उसका पेमेंट है जो सिविल एम्प्लॉयमेंट है। ऐसी आर्मी के अंदर कितनी एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनमें सिविलियंस हैं। मेरे हिसाब से बहुत लगभग अपन आंकड़ा निकालें तो मेरे हिसाब से कम नहीं तो लगभग अपन को आए वो नंबर, लेकिन कुल मिला के उनको हमसे ज़्यादा पेमेंट है सिविल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर, आप अभी मैं देख रहा हूँ आप अभी आए हैं, आपका परिचय? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह तोमर है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और यहीं का निवासी हूँ। सर ये जो बात कह रहे हैं कि पेंशन नहीं होगी, कई सारे जो है जो सेना के चिंतक हैं उनका कहना था कि कम से कम डिसेबिलिटी पेंशन तो मिलनी चाहिए थी, बजाय इसके कि जो 40 लाख या सीमित रुपए मिल जाएंगे। ऐसा क्या आप इस पे क्या? मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है वो उनको कोई भी पेंशन के तौर पर कोई रियायत राशि वो देंगे नहीं, क्योंकि उसकी सर्विस ही 4 साल है। उनके रूल के मुताबिक कम से कम 10 साल सर्विस होगी तो ही वो पेंशन का हकदार है। अच्छा, 10 साल होती है? 10 साल। अगर कोई जैसे आप लोग 10 साल डिसेबिलिटी है तो 10 साल है। 10 साल के अंडर अगर कोई सेना से निकल जाता है तो उसको पेंशन का हकदार नहीं है। उसके बाद 15 साल में वो वॉलंटियर रिटायरमेंट अभी जा सकता था। तो रूल रेगुलेशन उनने वही रखे हैं। अब 4 साल वाला जो व्यक्ति है, अभी सबसे बड़ी तो समस्या ये आएगी कि भाई जो 4 साल के लिए सेना में गया है और उसको आप बॉर्डर पे भेजते हैं, एक परमानेंट वाला है, तो वो 4 साल वाला तो जो कहेगा भैया परमानेंट हो आप तो परमानेंट नौकरी करनी है, आप जाइए आगे, मैं आगे क्यों जाऊँ, मुझे तो 4 साल बाद घर जाना है। उसके मन में तो ये भी हो सकता है ना कि मैं यहाँ ड्यूटी दूंगा तो मैं 4 में से 1 बन जाऊँगा जो सिलेक्ट होगा। नहीं, अब आप ये एक बात बताइए, 100 आदमी में से केवल 25 को रखना है
75% बहुमत किसका है? बहुमत किसका है बताइए आप? हर आदमी सोचेगा। और फिर अभी तो सेना में इस समय तो ये है, जो परमानेंट है जिसको सेना भर्ती करती है उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैं इसीलिए भर्ती हुआ हूँ कि मुझे कभी भी लड़ाई के दौरान या युद्ध के दौरान कहीं भी भेजा जा सकता है, मुझे हर समय फिट फॉर रहना है। फिर तो दिमाग में 4 साल वाले अग्निवीर जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे उनके दिमाग में तो ये रहेगा, मुझे क्या पता 3 साल 4 साल बाद मुझे निकाल दिया जाएगा। वो इतना फोकस देश की सिक्योरिटी पे करेंगे क्या? ये तो आप भी सोच सकते हैं। ये तो ये हम तो सोचिए, आप लोग बेहतर बताएं क्योंकि आप लोग ये बिल्कुल। तो मेरी जो सोच है और पूरे सभी सैनिकों की सोच है वो एकदम बदल जाती है जब जो एक 4 साल वाला भर्ती हो के उसको पता है मुझे 4 साल में पता नहीं मैं 1% परमानेंट होऊंगा या मुझे भेजा जाएगा। किसी को ये रहेगा कि किस आधार पर उसको परमानेंट किया जाएगा, कि कोई किस आधार पर उसको बाहर किया जाएगा, 4 साल के बाद हटाया जाएगा। इसमें कोई वो तो दिया नहीं है उनने उसका रूल या कोई एक उनको प्रमोट के तौर पे किसी इवेंट को पास करना हो वो दिया हो। उनने तो ये कहा है कि उसमें लायक देखा जाएगा। लायक तो ऐसा होता है कि कोई सिलेक्टर है फिर तो उसमें भ्रष्टाचार भी चलेगा। मैं अधिकारी हूँ, मुझे इनको भर्ती करना है, इनको भी करना है। मेरे पास 10 लोग आए, 10 लोगों में से मैंने कहा भाई करना तो एक को ही है भाई, 25% रखना है, 4 में से एक को लेना है। तो 4 लोग वो कह रहे हैं हम 5 लाख देंगे मुझे रखो, वो कहेंगे मैं 10 लाख दूंगा मुझे रख लो। बोला मुझे जितना पैसा मिलेगा आप रख लो, मुझे रख लो। तो भ्रष्टाचार आ गया। सेना में भ्रष्टाचार फैलाने का ये प्रयत्न है सरकार द्वारा, तो वो एक तो फैलेगा जो कि सेना अभी भ्रष्टाचार से मुक्त है। उसमें अब ये इन तरीकों से भ्रष्टाचार फैलाने की एक बहुत ही निंदनीय कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप कि जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप सारे पूर्व सैनिक हैं और जो टीवी में या फिर तमाम जगहों पर डिबेट करते हैं जनरल, उनके और आप लोगों की सोच में इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि हम लोग ग्राउंड में नौकरी करते हैं और वो लोग ऑफिस में बैठ के नौकरी करते हैं। ये इसलिए अंतर है क्योंकि हमारी सोच में उनकी सोच में आज से नहीं है, जब से सेना खड़ी हुई तब से तालमेल बैठा ही नहीं है। ये अंतर है क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ते हैं ग्राउंड में रह के और वो लोग हमारा शोषण करते हैं हमेशा। जितने भी आज सेना, और ये अग्निवीर किस लिए किया जा रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, भविष्य की घटना बता रहा हूँ कि इसमें इतना करप्शन हो जाएगा, जैसे अभी अपने भाई साहब ने कहा, इतना करप्शन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसमें जो एक चापलूसी बोलते हैं ना अपन शब्द, ये बात तो आपने ये इसमें बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। और ये अफसर इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ये इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि अग्निवीर जो 4 साल वाला आएगा ये खुल के अपने साथ बिल्कुल बोल देंगे कि आज रात को तुमने मेरे घर पे जाना है, ऐसे काम करना है जाके, वो बिल्कुल करेगा। क्यों? उसकी अंगुली दबी हुई है क्योंकि 4 साल में वो समझेगा कि हमको निकाल दिया जाएगा फौज से। लेकिन सेना में तो इतना डिसिप्लिन होता है कि आर्मी का कोई भी बंदा अगर ऊपर से ऑर्डर आता है तो फॉलो। नहीं सर, जो आपने जैसे क्वेश्चन किया सर कि जनरल्स में, प्लीज मुझे सर मत कहिए, आप लोग बहुत सर हम एक्चुअली हैबिचुअल होते हैं कि हमें अपने से सीनियर या उसको सॉरी एक दूसरे से बुलाते हैं। मैं आपसे सीनियर नहीं, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और आप लोगों ने जो काम किया वो मैं कर भी नहीं सकता। सर जो हमारे जो जनरल्स हैं बहुत सारे आपने देखा है, नेवी से भी, एयरफोर्स और नेवी से हमारे विचार और उनके विचार मिल रहे हैं। आप उनसे नहीं मिल रहे जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए हैं या जो अभी प्रॉपर अभी जॉब में है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में बोल रहे हैं, वो चाहे सरकार से कहीं नहीं। अगर जो स्वतंत्र हैं जैसे जनरल जीडी बख्शी हों या ऐसे बहुत सारे लोगों से, चाहे जनरल हों चाहे सिपाही हों चाहे जेसीओ जो हैं, सभी के विचार एक ही हैं और सभी ये भी बोलने से पहले यह भी बोलते हैं कि अहिंसा से कोई भी प्रोटेस्ट करो, अहिंसा होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की ये आगजनी। और इसका पूर्व सैनिक कोई भी, चाहे जनरल साहब हो चाहे कोई सैनिक हो चाहे जेसीओ हो, कोई समर्थन इसका करता नहीं है। लेकिन इस जो अग्निवीर जो टीओडी है इस स्कीम का हमें तो समझ में नहीं आ रही क्या लाभ है, क्यों बनाई गई है। नहीं, ये स्पष्ट है, ये टीओडी इसलिए बनाई गई है कि जिससे जो सेना की जो अभी क्या था मैं बताऊं, मेन रेसू जो आज का है,
क्योंकि लेकिन ये भी एक बात कही गई कि मतलब कई सारे लोगों ने तर्क दिया कि सेना जो है ओवर क्राउडेड है, उसको जो है कम किया जा रहा है। तो आप लोग बताता हूँ इसमें मेन है, पहले क्या होता था सेना में मात्र 10% अपन जो 10th पास करके जाते थे उसमें कोई परसेंटेज नहीं ली जाती थी, और हमको एक 10 पास होना चाहिए था और बस वो आर्मी में लिया जाता। फिर उसके बाद हो गया कि नहीं उसमें 50% मार्क होना चाहिए, फिर उसके बाद हो गया नहीं टेक्निकल से मैथ से होना चाहिए। आजकल क्या हो गया, जो सेना में जा रहा है व्यक्ति वो सब पढ़े लिखे जा रहे हैं, और जो ऑफिसर जा रहे हैं वो भी उतने ही पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, तालमेल अभी बैठ नहीं रहा है सेना के अंदर, क्योंकि वो जो लोग जा रहे हैं वो कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो सेना के अंदर जो हैं वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, वो करना नहीं चाहते उस चीज़ को। और इसलिए क्या है, अब इन्होंने ऑफिसरों ने सोचा, तो कॉन्फिडेंस जानकारी हाँ अभी ऑफिसरों ने ये उसके लिए निकाला कि ये तो अभी करना नहीं चाहते, उसमें लोग हैं खुलेआम मना करते हैं, नहीं मेरी क्वालिफिकेशन ये है और मैं सेना में भर्ती इस काम के लिए हुआ हूँ और वही काम करूँगा। तो अभी इन लोगों ने इसीलिए ये अग्निवीर निकाला है कि कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां और काम हैं जो ये अग्निवीर करेंगे, और प्रत्येक जो सेना का कितना भी पढ़ा लिखा है उसका ACR वो ही भरेंगे। क्योंकि जो आप ये जो कह रहे हैं कि 25% रखेंगे, लेकिन उसकी पॉलिसी तो डिक्लेयर नहीं की ना अभी इनने, पॉलिसी अप टू 25 मतलब 25% तक कर सकते। हाँ, तो उसकी इनने पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की है। इसमें ये लोग ये भी हो सकता है कि उनका मन करेगा अगर 100 में से 25 तक हो सकता है, जरूरी नहीं कि 25 का, वो 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉलिसी इन्हें डिक्लेयर तो की नहीं है। इसमें ये क्या करेंगे कि जो व्यक्ति उनके कहने के अनुसार चलेंगे, जो अग्निवीर जो जाएंगे उनके कहे हुए समय के अनुसार चलेंगे और कभी भी ऑर्डर डिसओबे नहीं करेंगे, उनका वो ACR भी भरेंगे पर ईयर। ये मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, उनका ACR का मतलब हो गया उनका करैक्टर यूनिट में क्या रहेगा। तब उसके बाद उनकी टेस्टें भी करेंगे, उसके बाद फिजिकल भी करेंगे, मतलब उनको इतना स्ट्रेस से निकालेंगे। तब उसके बाद उसको जब वो सभी चीज़ों में पास होगा तब उसको वो 25% का लाभ मिलेगा। उसमें कितने सुसाइड केस बढ़ेंगे मैं बताना चाहता हूँ। आर्मी के अंदर आज भी जैसे छुट्टी नहीं मिलती है, ये 1 महीने की छुट्टी की बात कर रहे हैं, जैसे कि अग्निवीर को 1 महीने, आप बताइए 11 महीना कोई भी घर से दूर रहेगा क्या? रह सकता है व्यक्ति, एक व्यक्ति, उसके बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, कई घरों में कैजुअल्टियाँ होती हैं, कई प्रकार की गतिविधि होती हैं, उसको छुट्टी जाना होता है। तो ये निराधार तो एक तो यही गलत हो गया कि 1 महीने की छुट्टी का। दूसरी बात, जो अग्निवीर है वो वहाँ पे 4 साल के लिए ये लोग ले रहे हैं, तो 4 साल में एक तो पड़पूर सैनिक भी नहीं बनेगा और वहाँ पे इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि आधे बंदे, ये मैं बताना चाहता हूँ कि सुसाइड भी करेंगे उसमें, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को ऐसा उनका सांप छछूंदर वाली कहानी हो जाएगी, आगे भी नहीं बढ़ सकते और पीछे भी नहीं हट सकते बेचारे। उनकी इतनी बुरी स्थिति होगी जो अग्निवीरों की, जो सेना में नौकरी किया है उसको पता है। हम यहाँ पे जितने पूर्व सैनिक ही बैठे हैं, आप इतने लोग एक विचारधारा में कैसे बोल सकते हैं? आप मुझे डिबेट में आए, यहाँ पे आप हम लोगों से कर रहे हैं। आप किसी भी मुरैना क्षेत्र में चले जाइए, भिंड जिले में चले जाइए, दतिया, गुना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश के जितने चले जाए, चाहे आप उत्तराखंड में चले जाइए, किसी भी पूर्व सैनिक से आप बात कर लेना, जो मैं ये बात बोल रहा हूँ वही भाषा वो बोलेगा। कारण क्या है कि ये हम लोग वास्तविकता समझ रहे हैं कि सेना के हित में नहीं है। हम लोग सरकारों से परे हैं, पार्टियों से परे हैं, हमें किसी पार्टी बंदी से मतलब नहीं है। अच्छे फैसले लेती है ना, जैसे 3 तलाक, 370, राम मंदिर का, जो भी जो मुद्दे अच्छे काम करती है तो हम प्रशंसा करते हैं। देख रहे हैं बैठ के कि सरकार अच्छे फैसले कर, हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। पूर्व सैनिक हैं और अनुशासित हैं, देखते भी हैं देश दुनिया का हाल क्या हो रहा है, लेकिन गलत कर रही है कहीं ना कहीं। तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार कहीं ना कहीं तालिबानी फैसले ले रही है, और जो किया है कैसे जल्दबाजी में किया, और रात में इनको याद आया कि नहीं 21 नहीं 23 करना चाहिए, थोड़ा लॉलीपॉप दे रहे हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं। जब हंगामा हुआ देश में, हाय तौबा हुआ, तो बोला 21 नहीं हम 23 साल कर दिए हमने एक बार के लिए, वन टाइम। तो पहले क्यों नहीं सोचा कि ऐसा प्लान बनाना चाहिए था बैठ के, ताकि ये इतना हंगामा होता ही नहीं यहाँ पर। अब जब देश जल रहा है आग में, अब तुम अपनी लंगोटी ढूंढ रहे हो, नहाने के बाद लंगोटी उठा रहे हैं, कहाँ है? जो किया है जल्दबाजी में किया है,
और कोई इसका प्लानिंग नहीं थी। इसी का ये नतीजा सरकार देख रही है। आप क्या कह रहे थे? हाँ, ये बोल रहा था जैसे कि वहाँ पे अग्निवीर और जो कंटिन्यू जो सैनिक सेवा कर रहा है एक साथ रहेंगे। एक सैनिक क्या है कि साल में 3 महीने की छुट्टी काटेगा और अग्निवीर को 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, तो इससे उनके दोनों के मोराल में काफ़ी फ़र्क रहेगा। दोनों एक जैसी ड्यूटी नहीं कर सकते। वो एक वही हो जाएगा कि नौकर वाला सिस्टम, बिल्कुल राइट। नौकर वाला सिस्टम रहेगा, क्योंकि वो उनके ऊपर क्या एक दबाव रहेगा कि ये परमानेंट वाला है। और वो कैसे है कि इनको एक तरीके से किसी प्रेशर के अंदर रखा जा रहा है। 1 महीने में 3 महीने में बहुत अंतर आता है। हर 3 महीने जब अपने सैनिक अपनी ड्यूटी करता है तो उसके 3 महीने में एक मन में लालसा लगी होती कि मैं अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन वो एक पूरी साल 11 महीने उसको नौकरी करनी है। बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल अपन सोच रहे हैं कि वो प्रिपेयर होगा ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल नहीं हो सकता, वो अपसेट होगा। किस तरह का स्ट्रेस झेलना पड़ता है जब आप लोग रहते हैं? आप रहेंगे वहाँ पे हर प्रकार का रहेगा। देखो आपको एक सैनिक 24 ये जो बात है ना, ये कोई आम आदमी नहीं समझ सकता कि फौज में किस तरह से काम होता है, कैसे आप लोग ड्यूटी देते हैं, जो टेंस इलाके होते हैं जहाँ पे ख़तरा होता है, आप लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं रात रात। आप सभी ने वहाँ ड्यूटी की है, बॉर्डर एरिया हो चाहे मिलिटेंसी का एरिया हो या चाइना बॉर्डर, नक्सल तमाम जगहों पे, नक्सल में तो नहीं लेकिन बाकी जगहों पे आप लोग रहते हैं। तो ये आप बेहतर बता पाएंगे कि वो स्ट्रेस क्या होता है? देखो एक जगह, कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे ड्यूटीज मतलब 24 आवर्स में एक सैनिक अगर 6 घंटे की जिसको नींद मिल जाती है ना, रेस्ट करने कोई चारपाई पे अगर मिल जाता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। 6 घंटे की अगर उसको चारपाई के ऊपर नींद मिल जाती है तो अपने आप को ये सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा मेरा दिन गया है। ये नहीं है कि वो कुत्ते की तरह जागता है बार बार। 2 घंटे ड्यूटी दे दी, 4 घंटे का रेस्ट मिला, 1 घंटे उसका बगल वाले ने या कोई 8 में किसी में, हर जगह अलग अलग एरिया की ड्यूटी हैं, तो उनमें इन चीज़ों को बहुत देखा जाता है। उसकी नींदें पूरी नहीं होती और वो 11 महीने अगर इस स्ट्रेस में रहेगा, सर्तियाँ कोई ना कोई हादसा करेगा। देखो वेपन साथ में होते हैं, सब चीज़ होती है, उनकी सिक्योरिटी होती है, उनको रख रखाव हर चीज़ से। जब हम लोगों को 10 साल तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते थे कि आप सोल्जर बन चुके हो, एक सेना में भर्ती हो जाते थे ना, तो 10 साल की जब नौकरी होती थी तो राष्ट्रपति साइन करता है कि ये सोल्जर की कैटेगरी में आ गया है। तो ये 4 साल में सैनिक की कैटेगरी में कैसे आ सकता है? ये क्या सिस्टम है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जैसे कि एक सैनिक जब तैयार होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से निपुण हो जाता है कि वो अब एक सच्चा सैनिक बन चुका है और वो किसी चीज़ का डिसीजन लेने में सक्षम है। वो उसके अंदर जो 10 साल में हमारे अंदर जो मतलब हम रखते थे कि 10 साल में जो हमारी क्वालिटी बनती है वो 4 साल में कैसे बन सकती है? तो उस पे क्या साइन क्या होता है वो थोड़ा सा? जैसे मतलब राष्ट्रपति के पास ऐसा होता है। कोई भी सोल्जर 9 ईयर कंप्लीट कर लेता है, उसका प्रॉपर मेडल आता है। उसके बाद ये 9 ईयर इसने कंप्लीट कर लिया, अब ये 9 साल सर्विस हो चुकी है। ट्रेंड सोल्जर बन चुका है। 9 ईयर का एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पे मेडल लगता है भाई ऊपर। 9 साल बाद आपको ट्रेंड सोल्जर का मिलता है? 9 ईयर्स पे मेडल लगने के बाद लगता है वो 9 ईयर कंप्लीट। अच्छा, अगर ये बात नहीं पता। ये बिल्कुल ऐसे होता है, 9 ईयर्स मेडल होता है। आदमी जैसे कभी इंसर्जेंसी में जाते हैं या कहीं जाते हैं, उसके आगे जब हम चलते हैं तो उस पर ये देखा जाता है इंसर्जेंसी में जब आप गए कहीं या हाइटीट्यूड में जब कभी जाते हो तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि ये बंदा, हाँ, कि भाई सर्विस कितनी है। जैसे अंडर 5 जिसको बोलते हैं ना, अंडर 5 को ऊपर चढ़ाने की अनुमति ही नहीं है। अच्छा, ऊपर नहीं चढ़ सकता, अल्टीट्यूड में ड्यूटी नहीं कर सकता, उसको कोई नॉलेज है ही नहीं। एक बताओ, एक पोस्टिंग हमने 3 साल की नीचे काट ली। अब उसका 3 साल होगी ना, 1 साल उसकी ट्रेनिंग हो गई, उसकी नौकरी वहीं ख़त्म हो गई। अग्निवीर आया और वो कहाँ सीधा अल्टीट्यूड में चला जाएगा, पीस स्टेशन में। इसके लिए तो कुछ प्लान किया होगा क्लाइमेट, वो मतलब वही होता है 4 साल। एक चीज़ बताइए, एक कोई भी कमान अधिकारी क्या ऐसे अनट्रेंड सोल्जर को लेके लड़ाई लड़ सकता है? आईवी पे या सीआईसीटी में हर प्रकार का हमारे यहाँ भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। हाई एल्टीट्यूड है, सीआईसीटी है, बॉर्डर का एरिया है और ये इंसर्जेंसी वाला इलाका अलग है। तो क्या कोई कमान अधिकारी इन अग्निवीरों के सहारे कि एक निपुण लड़ाई लड़ सकता है? रसिया का जो हाल हुआ है ना यूक्रेन में, वही हाल होगा। और हमसे ज़्यादा वेल ट्रेंड वो आएंगे मिलिटेंट, हमसे वेल ट्रेंड मिलिटेंट आएंगे, क्या उनका मुकाबला कर पाएगा? एक अर्जुन बनने के लिए एक रेंज पे भी पूरा साल फूंक देता है एक सोल्जर, और ये सोच रहे हैं कि 4 कारतूस दे के उसको कितना ट्रेनिंग देंगे उसको,
कितना ट्रेनिंग देंगे उसको? 4 साल के पीरियड में कितने महीने का ट्रेनिंग रहेगा? 2 महीने में क्या सिखा देंगे ये? अगर एक बंदे को पूरी यूनिट में, आर्मर्ड की यूनिट में, टैंक चढ़ाने वाले रैंप पे जब ट्रेन में टैंक लोड होता है ना, तो 1 या 2 ट्रेंड सोल्जर मिलते हैं, या ज़्यादा 3 या 4। पूरी 800 आदमी की रेजिमेंट में 4 ट्रेंड सोल्जर मिलते हैं जो ट्रैक पे चढ़ा पाते हैं। क्या ये 4 साल वाले चढ़ा देंगे? तो ये संभव नहीं है। ये मतलब अर्ध ज्ञान जो होता है ना, आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, हमेशा घातक होता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अभी वो जो आगे जो कंटिन्यू करें, और अभी पुरानी से मतलब पहले की जो सेना है वो तो है ही, और ये सरकार की तरफ से तरफ दिया जा रहा है कि 1:1 का रेशियो करना, कि एक यंग सोल्जर और एक जो है पुराना सोल्जर। देखिए 9 महीने उसके ट्रेनिंग में चले गए, 1 महीना छुट्टी जाएगा, 10 महीने हो गए, बचे साल में 2 6 महीना ट्रेनिंग, और आप 6 महीने ट्रेनिंग हो गए, 1 महीना छुट्टी का हो गया, बचा उसका साल का ड्यूरेशन उसका बचा 5 महीने का इस साल का। उसके बाद में उसके पास टोटली बचे 3 साल। 3 साल के अंदर में एक 24 या 25 साल का जो ट्रेनिंग जो नौकरी करके आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक्सरसाइज कंडक्ट कर पाता है, लॉन्ग एक्सरसाइज जो कोर लेवल की होती हैं। ये 4 साल वाला क्या एक भी एक्सरसाइज कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 3 साल लगते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि 24 साल या 25 साल जो हवलदार की सर्विस करके आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोर लेवल की एक्सरसाइज कंडक्ट कर पाता है, जो कि 2 या 3 साल में एक होती है। जब होती है तो पाकिस्तान भी हिल जाता है। अच्छा, हमारी एक्सरसाइज से क्या ये 3 साल जो 4 साल का ये अग्निवीर है, क्या उस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर पाएगा? उसको पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या है। एक तो भेड़ चाल चलना, एक के पीछे एक, और एक होता है शिकारी की तरह शिकार करना। अब उसको आप क्या क्या सिखाओगे? CICT की लड़ाई सिखाओगे, हाई एल्टीट्यूड की सिखाओगे, या उसको डेजर्ट की सिखाओगे, या एम्फीबियन से आर्मी की सिखाओगे? कौन सी लड़ाई सिखाना चाहेंगे ये? उसमें से हो सकता है कि चुनाव हो कि इनको ये सिखाया जाएगा। तो सेंटर भी तो बनने चाहिए ना। सेंटर तो एक ही होता है सबका। अच्छा, क्यों? राजरिफ सेंटर अलग है, राजपूत रेजिमेंट अलग है, आर्मर्ड का एक है, तो वो अलग अलग, जबकि उनकी जब वो बटेंगे तो अलग अलग यूनिटों में बटेंगे। कुछ यूनिटें ऐसी है जैसे यहाँ पे ये आर्टिलरी की पलटन है, अभी जो इसमें जो बटेगा अग्निवीर वो 2 महीने बाद में कहाँ जाएगा? सीधा वो एल्टीट्यूड में या CICT में। क्या उसके समझ में आ जाएगा इतनी जल्दी? अच्छे का कलेजा हिल जाता है जब जम्मू कश्मीर से ऊपर की तरफ जब पोस्टिंग आती है ना, तो अच्छा जो अपने आप को सूरवीर बोलता है ना, ये अग्निवीर क्या कर लेंगे वहाँ जाके? इनको यही नहीं पता होगा कि कानवाई में चलना कैसे है, वो लड़ाई कैसे लड़ लेगा। जी बस यही बता दिया है सर ने। और जो शूरवीर है हमारे, वही हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। बाकी हालांकि अग्निवीर भी हैं, अच्छा प्रोपोजल आए, लेकिन क्या है, इन्होंने जब अभी हंगामा हो गया तब अमित शाह जी का ट्वीट आया गृह मंत्री जी का कि अब इनको 10% आरक्षण CRP में और 10% आरक्षण BSF में और ये अर्धसैनिक फोर्स बल है उसमें दे देंगे। हालांकि अभी मध्य प्रदेश सरकार हमारी, उसने 10% का कोई जिक्र नहीं किया है कि हम पुलिस में भी देंगे, और उनको कहीं न कहीं देना चाहिए। और जो अग्निवीर हैं हमारे, वो मैं तो ऐसे बोलता हूँ सभी जाओ, सेना में जाओ, पता लगेगा ना तुम्हें कैसी ट्रेनिंग होती है। सभी नेता भी वो तभी चुनाव लड़ेगा कि भैया ये अग्निवीर है, यही चुनाव लड़ेगा, ऐसा प्रोपोजल होना चाहिए। अच्छा, एक बात जो सर कह रहे थे कि वो जो 9 साल बाद मेडल मिलता है तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आदमी आगे चलेगा, ये ऐसा कुछ होता है? मैं बता रहा हूँ आपको, इसका ये है कि जैसे हम कहीं आतंकवाद ग्रसित इलाका है, ठीक है, वहाँ जा रहे हैं, तो ये ट्रेंड सोल्जर होता है, उस पर अपने ये ऑफिसर होता है, उसको विश्वास होता है कि ये संभाल लेगा, ठीक है। अगर जो अनट्रेंड होगा वो तो आगे पहले ही मर जाएगा, जाके तुम्हें भी मरवा देगा, ठीक है। वो आगे भाप ही नहीं पाएगा कि आगे क्या होने वाला है, कैसी जगह आने वाली है, कैसा क्षेत्र है, उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, वो तो पहचान ही नहीं कर पाएगा। तो 4 साल वाला तो वो मरवा देगा सबको, खुद मरेगा, सबको मरवाएगा, ठीक है। अब पुराने तो जितने भी हैं वो कुछ साल बाद पुराने सारे रिटायरमेंट हो लेंगे, ठीक है। सेना में कौन मिलेंगे? अग्निवीर, जो 6 महीने की ट्रेनिंग वाले, ठीक है। तो उनको क्या इतना नॉलेज है कैसे करके ये होता है, तो इसलिए पुराने आदमी को रखा जाता। आपने मीडिया जगत में भी देखा होगा, ठीक है,
जो अच्छे पुराने एंकर होते हैं तो उनको बड़ा इंटरव्यू के लिए उनके लिए भेजा जाता कि नहीं कि आप इंटरव्यू करके लाइए, नहीं तो नए को भेज दें। ऐसे ही होता है, चाहे सेना हो, चाहे बैंक हो, चाहे कौन सा ही फील्ड हो, हर फील्ड में एक पुराने बंदे का अलग ही वो होता है, या जिसकी अच्छी ट्रेनिंग होती है वो, उसको हम खुद विश्वास नहीं करेंगे। मेरे को तुम 10 अग्निवीर दे दो, मैं उनको नहीं ले जा सकता लड़ाई के मैदान में। हमें पता है वो जो मिलिटेंट आ रहा है वो इनसे अच्छे ट्रेंड है। हाँ, वो तो जान पे खेल तैयार रहते हैं खेलने के लिए। आप लोग को तो कई बार आमना एक सोल्जर अपनी जान भी बचाता है क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार भी है। समझो उस बात को, अपनी जान बचाता है कि उसके पीछे उसका परिवार भी है और लड़ता भी है। लेकिन मिलिटेंट आता है, उसको जान से कोई मतलब नहीं है, उसको तुम्हारी जान लेनी है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं समझती? और ये 4 साल के हैं, ये सिर्फ इसी मन में लगे रहेंगे। इनके मन में ये रहेगा दिमाग में कि मेरे को 4 साल बाद रिटायरमेंट होना है, जितने भी पुराने हैं वो जूझें, वो मरें, हमें किस लिए लड़ना है। उनके मन में यही रहेगा और ये होता है हमेशा। ठीक है, लेकिन इतने ओहदेदार बैठे हुए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच है उनकी, हमें तो कुछ पता नहीं है। आपने सेना के सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जो ओवर एज, ऐसे ज़्यादा एज हो जाती है तो बहुत बार उनको जो है प्रॉब्लम्स होती है हाई एल्टीट्यूड एरिया में, और उनको रिटायरमेंट होना पड़ता है, कैजुअलिटीज़ होती हैं। ये भी ठीक है। तो ये बताइए, जितने भी सेना में अभी JCOs हैं, ठीक है, NCOs हैं, ऑफिसर हैं, वो ज़्यादा एज के हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही क्या? उनसे ये बात नहीं करते क्या? अभी भी तो उनको रिटायरमेंट कीजिए। जितने भी कर्नल हैं, जनरल हैं, मेजर हैं, और भी हैं जो ऑफिसर हैं, या जो ये तुम्हारे हवलदार हैं पुराने, JCOs हैं, उनको आप रिटायरमेंट कर दीजिए। क्यों रख रहे हैं सेना में? उनको सबको प्रॉब्लम है। तो वो जो ड्यूटी करते हैं वो आप जो ड्यूटी करते हैं वो ड्यूटी नहीं करते। सबकी ड्यूटी में थोड़ा फ़र्क है, पर सेना सेना ही है। ठीक है, सेना सेना ही है, थोड़ा फ़र्क है कि ये कर्नल जो अपनी कमांड अपनी जगह से करता है, एक जगह से, लेकिन उससे नीचे जो ऑफिसर हैं वो सब मेजर, कैप्टन, वो हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये कहें कि आगे आने वाले समय में दिक्कत उनको भी होने वाली है, क्योंकि वो ज़्यादा मरेंगे ऑफिसर। उनके साथ ट्रेंड सोल्जर नहीं होगा तो मरना उनको भी पड़ेगा। ठीक है, हाँ, उनके साथ धोखा होगा। ट्रेंड सोल्जर जो होता है वो जान बचा लेता है, वो अनट्रेंड होगा वो नहीं बचा पाएगा, सीधी। तो लेकिन जो कंटिन्यू करेगा 4 साल के बाद तो हो सकता है कि तब तक वो ट्रेंड हो जाए। जो ट्रेनिंग में सीखने को मिलता है वो यूनिट के अंदर सीखने को नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है, यूनिट में आपको काम करना पड़ेगा, सीधा आप ऑपरेशन करोगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत नहीं तो घातक कदम होगा। ठीक है, ये अभी आपने यहाँ बहुत सारे पूर्व सैनिकों के, भिंड, मुरैना, ग्वालियर रेंज के ये सारे जवान जो कोई 2 साल पहले रिटायर हुआ है, कोई 3 साल पहले, या कुछ थोड़े दिन पहले हुए हैं, और ये अपनी मांग रख रहे थे आरक्षण, इनको 10% आरक्षण मिला था पुलिस फोर्स में, वो नहीं मिला, उसके लिए प्रदर्शन था। और उसके बाद हमने सोचा कि इनसे अग्निवीरों के बारे में भी समझा जाए कि इनकी ट्रेनिंग क्या होगी, कैसे होगी। तो इस पर आपने सुना कि बहुत सारी आशंकाएँ हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं, जिसे लगता है, हमें लगता है जो सरकार भी समझती होगी और सेना के बड़े अधिकारी वो भी इसको समझेंगे और एड्रेस करेंगे। और इस पे हो सकता है कि इनसे बात करके, या फिर जो सिपाही हैं जो फील्ड में रहते हैं, उनकी मनोदशा को समझते हुए भी हो सकता है आगे कुछ फैसले लिए जाएं। आपको हमारी इन पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ कैमरे के पीछे मोहन, मैं हूँ अभिनव। शुक्रिया ललन टॉप का ये वीडियो देखने के लिए।